स्वागत है आप सभी का। इनफैक्ट कुछ देर पहले हम वो अपडेट सुन भी रहे थे कि आईएमडी से कि केरल में दस्तक दे चुका है मॉनसून। अब बस इसके पूरे फैलाव का इंतजार रहेगा और मुंबई और उसके बाद इवेंचुअली दिल्ली तक पहुंचने का इंतजार। बहरहाल मार्केट का हाल देख लेते हैं, जहां पर हमने देखा है आज का सत्र थोड़ी सी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली फिर हावी होती हुई दिखाई दी, लेकिन 18,722 के आसपास इस समय इंडेक्स कर रहा है कारोबार में। स्क्रीन पर 18,777 का हाई था, तो अगर आप गौर करें तो उन लेवल से हम लगभग अब 50 पॉइंट ही दूर हैं। हालांकि आज के दिन एक बार फिर हमने अटेम्प्ट या फिर हम फिसलते हुए दिखाई दिए थे रादर 18,700 के नीचे, तो निचले लेवल से डिसेंट रिवर्सल। निफ्टी बैंक और बैंकिंग और रेट सेंसिटिव्स के लिए एक बड़ा दिन। आरबीआई की पॉलिसी में जैसे अनुमान लगा था वैसा ही हुआ, रेट्स में कोई बदलाव नहीं, स्टांस में कोई बदलाव नहीं, और ऊपरी लेवल से इंडेक्स रिकवर फिसलने के बाद अब कुछ रिकवरी की कोशिश करता हुआ। याद रखिएगा पॉलिसी के बाद या आसपास 44,459 तक हम पहुंचे थे। उसकी तुलना में अभी भी डे हाई से हम थोड़ा सा हल्का हैं, लेकिन डे लो से करीब करीब 122 अंकों की रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। ऑटो में मुनाफा वसूली, लेकिन ऑटो टू व्हीलर काउंटर्स में कुछ रफ्तार देखी जा रही है। डिटेल में बातचीत होगी कि कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन पहले इंडेक्स का हाल। वीरू, कुछ करेक्शन सुबह में नजर आया, लेकिन क्या आखिरी घंटे में फिर चाल मजबूत हो सकती है? ठीक है हर्षा, गुड आफ्टरनून। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आखिरी का 1.5 घंटा बेहद शानदार रहे। हर्षा, आज इंडेक्स जो सेंटर फॉर अट्रैक्शन था वो ये तो लाजमी है कि पॉलिसी के चलते निफ्टी बैंक था। मेरी सुबह यही अप्रोच थी हर्षा, क्योंकि कल के डेटा का क्रक्स ये था, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी फ्लो, बहुत पैसा बाजार में है, बट सबसे स्ट्राइकिंग एलिमेंट क्या था वो ये था कि कल पुट राइटिंग बाजार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई थी। एफआईएस के स्टैट्स को अगर आप देखें तो कल 2,25,000 पुट शॉर्ट हो गए थे। जो ट्रेड महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे वाजिब ट्रेड था वो था बाय ऑन डिप्स का। सबसे अच्छा ट्रेड था बाय ऑन डिप्स का, लेकिन डिप मिलेगा क्या, प्रश्न ये था। मेरी निफ्टी पे अप्रोच थी, द मोमेंट यू विल क्रॉस 17,761 अ स्विंग टुवर्ड्स 791 आपको मिलेगा। हालांकि 791 तक का नहीं मिला, 781 तक का मिला, और उसके बाद हम कोलैप्स हो गए क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन मेरे ट्रेड की मुख्य थीम थी हर्षता कि ठीक है वो ऊपर चले तो आपको करीब करीब 49 के ऊपर 781 पे 791 के आसपास 791 के आसपास बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ट्रेड की मेन थीम थी हर्षता, इस बाजार में रिवॉर्ड देगा डिप। डायरेक्टर साहब प्लीज सुबह का एक बार लेवल लेके आइएगा। बेस वन क्लियरली डिफाइंड था। जिस प्रकार की हमने पुट राइटिंग कल देखी है 18,600 पे, 18,700 पे, 18,671, 681 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बेस्ट रेट इसी को पिक करने का होगा, ये रिवॉर्ड होल्ड करता है। अब से कुछ देर पहले का हर्षता जो लो था निफ्टी का, वो दैट वाज एग्जैक्टली 18,676, 18,676। वहां से करीब करीब आप समझ लीजिए हर्षता 30-35 पॉइंट का पुल बैक आ चुका है अब तक। अगर आप उस ट्रेड में राइड हुए तो अच्छी बात है और रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उस ट्रेड में अगर आप राइड हुए तो उस ट्रेड को होल्ड करिए, क्योंकि अभी भी इस एक्सपायरी जो आज होने वाली है उसके स्टैट्स यही कह रहे हैं कि हम इसी रेंज में रहेंगे। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब कॉल्स और पुट्स के आप आंकड़े लेके आइएगा, आपको दिखाई देगा 18,800, 18,900 और करीब करीब 19,000 की स्ट्राइक में आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप है। और नीचे 18,700, 600 और 500 की इन तीन पुट्स में हर्षता बहुत स्ट्रॉन्ग। हर्षता जरा आप आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए 18,800 की कॉल का 2.5 करोड़, दैट्स ह्यूज। और निफ्टी की जरा 18,700 की पुट को देखिए, 2 करोड़ 59 लाख पुट वहां भी किए हैं। तो ये बाजार अभी भी आपको ट्रेड चैनल जो दे रहा है हर्षता वही दे रहा है। नीचे 18,681, 690 अब बाय जोन, और ऊपर की तरफ 18,781, 791 अपने लॉन्ग ट्रेड को बुक करने का जोन है। मैं अभी के डेटा के आधार पे भी यही कह रहा हूं। सुबह का ट्रेड 10-20 पॉइंट का मिला, उससे ज्यादा का नहीं मिला, लेकिन अब का जो ट्रेड मिला है उसको थाम के रखिएगा। पॉसिबिलिटी है अगर 40-50 पॉइंट यहां से और मिल जाए तो फिर काट के बाहर निकल जाइएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मेरी सुबह क्लियर अप्रोच थी। 44,300 का कल एक कॉल राइटर विजिबल था, 44,300 और उसके बाद 44,500 पे, 44,300, 44,500।
हमारे पास बहुत बड़ा ट्रेड विंडो नहीं था, हम बहुत पहले चल चुके हैं। द मोमेंट यू विल क्रॉस 44,340 जो कि पॉलिसी से ठीक पहले शुरू हुआ, यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स दैट। प्लीज डायरेक्टर साहब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। आप एक स्विंग आपको मिलेगा जैसे ही आपने 44,340 पार किया टुवर्ड्स 44,460। 44,460 ही आज का इंट्राडे हाई है। मैंने सुबह कमेंट्री में क्लियरली कहा था 460 और 510 इसके बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है। 460 ही आई है। उसके बाद निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ। अब जरा इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं क्या कह रहा है ये। अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें हर्षदा, 44,100, 44,000 और 44,200 इन तीन पुट्स में काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप है, बहुत शॉर्ट बिल्डअप है। और ऊपर की तरफ 44,300, 400 और 500 की स्ट्राइक में बहुत शॉर्ट बिल्डअप है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेड विंडो आपका अभी भी वही रहेगा। 44,200 पिक पॉइंट रहेगा, जो कि सुबह की क्लियरली कमेंट्री मेंशन था। 44,040, 44,100 उसके प्लस 50 पॉइंट पे आप पिक कर लीजिएगा। अभी भी अगर आपने लॉन्ग ट्रेड होल्ड किया है तो याद रखिएगा अ स्कोप ऑफ 440, 44,440, 44,450 बनता है इस आंकड़े के मुताबिक। वहां तक जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दोनों ही इंडस्ट्रीज पर हर्षता मैं आपको बताऊं, ऑप्शन राइटर्स ने इतनी ज्यादा छोटी रेंज दी है हमें कि पूछिए मत। और द डाउन्स ऑन निफ्टी क्लियरली 18, 681, 690 और हायर रेंजेस पे 790, 781 पे निकल जाइए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 44,200, 44,150 पे पकड़िए और अभी के वक्त अगर आपको ट्रेड मिल जाए 44,400 तक, 450 तक का तो निकल जाइएगा। हालांकि बेटर ट्रेड हर्षदा मुझे लग रहा है कि इस वक्त निफ्टी में है बजाय कि निफ्टी बैंक के और स्टॉक फ्यूचर्स में। हर्षदा स्टॉक स्पेसिफिक्स पर भी आएंगे जहां पर ऑफ कोर्स कुछ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी बैंक जितना प्रॉमिस दिखा रहा था अब सिर्फ 16 पॉइंट ही ऊपर है गया, तो वॉलेटिलिटी है आज के दिन। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर रखते हैं। कंस्टिंग डे लो से चाल थोड़ी सी बेहतर करने में लगा है बाजार, तो तेजी वाले ट्रेड्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% का इजाफा है इधर। एनटीपीसी, और आपको याद होगा कल दोपहर में जाते जाते हमने कई पावर कंपनियों का जिक्र किया था, एनटीपीसी, पावर ग्रिड उनमें शामिल थे। एनटीपीसी में 3% के गेन्स। डिक्सन टेक 3% से ज्यादा की तेजी यहां पर बनती दिखाई दी है। पोस्ट नंबर स्टॉक में एक बहुत बढ़िया रन देखने को मिला है। एमसीएक्स में भी आज 3.5% का इजाफा बनता हुआ अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन कुछ और ट्रेड्स जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए और जिस पर हम चर्चा भी करेंगे आज दिन के दौरान या फिर आखिरी 1.5 घंटे में। सीमेंट कंपनियों में हमने देखा है कुछ प्राइस करेक्शन शुरू हो गया, तो स्टॉक कूल ऑफ करते हुए अब देखिए अब जैसे जैसे मॉनसून की चाल बढ़ेगी वहां पर सीमेंट की डिमांड पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई देता है। कोटक महिंद्रा बैंक, आज बैंकों में एक प्रेशर पॉइंट है। ग्रासिम के साथ ऑफ कोर्स इंडिया सीमेंट भी नीचे, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कल तक तेजी थी, लेकिन आज जो सुबह में हम आपको बता रहे हैं नेटवर्क एक्सक्लूसिव कि शायद सरकार कह रही है कि आप लोगों की वित्तीय हालत अच्छी है, अब कुछ रेट प्राइस कट्स पास ऑन करना शुरू करे, तो उस दबाव में इन स्टॉक्स में हमने देखा है कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ काउंटर्स है जिस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और आज के दिन फंडामेंटल्स पर राय हम लेंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा रावत और रुचित जैन। 220 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में कमर्शियल व्हीकल्स पर फोकस रहेगा। आयशा मोटर्स के हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ेंगे जो इस पर्टिकुलर बिजनेस को लीड करते हैं, विनोद अग्रवाल से करेंगे बातचीत। फिर 235 पर पेटीएम में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस को क्यों पसंद आ रहा है और क्यों यहां पर इस स्टॉक के टारगेट्स को रिवाइज कर रहे हैं ये ऊपर, उस पर बात करेंगे। हर रोज की तरह फिर चौर का चौका आएगा, सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा रावत से। मानस बताएंगे आपको एफनो का सुपरस्टार, प्रशांत देंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा समझेंगे आशीष चतुर्मोता से। 250 पर फिर हमारे साथ जुड़ेंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार, और 3 बजे फिर नजरे डीलिंग रूम चेक पर BTST STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी। ओके, तो हर्षदा ने आपको पूरे कार्यक्रम का क्रम बताया और आपकी स्क्रीन पे इंडस्ट्रीज अभी भी अगर आप देखें उसी रेंज में 18,695, 44,242 है। निफ्टी बैंक प्रेशर निफ्टी के लिए आज एक है जो कि मैं अलर्ट कर रहा हूं आपको, और अगले अगर 15-20 मिनट में और ये क्लोजिंग में अगर कुछ सूरत हाल बदलता है और बाजार अगर अपने ऑप्शन राइटर्स के जोन से बाहर निकलता है तो उसका कारण सिर्फ एक होगा,
और वो होगा निफ्टी आईटी। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे निफ्टी आईटी रखिएगा, इस पर एक चेक लेते हैं। और निफ्टी आईटी याद रखिएगा, परसों का जो इंसिडेंट था उस दिन की जो लोअर शेडो है अब उसमें ट्रेड कर रहा है, और उस लोअर शेडो में निफ्टी आईटी का लास्ट ड्यू एवरेज है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक रिस्क बाजार में इस एक्सपायरी के दिन है निफ्टी आईटी। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले आप ट्रेड में आपसे ही लूंगा। मानस, एक चीज बताइएगा, ये एक्सपायरी अब तक ठीक ठाक गई और अपने लेवल्स इसके ऊपर तक खिसकते गए, क्या निफ्टी आईटी, मैं एक सेकंड थॉट ले रहा हूं, क्या निफ्टी आईटी एक रिस्क बना हुआ है? क्योंकि अब हम बॉडी के नीचे स्लिप कर गए हैं, कल का लो तोड़ दिया, परसों का क्लोज तोड़ दिया। निफ्टी आईटी कितना बड़ा रिस्क है इस वक्त, और आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि निफ्टी आईटी में प्रेशर है लगातार। हम पिछले अगर हम 2 हफ्ते से देखें तो हाई लेवल पे हमने प्रेशर देखा है। कल हमने बाउंड बैक देखा, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग थी, लेकिन आज फिर से 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से प्रेशर बढ़ सकता है। शायद 28,400 या 28,300 तक के स्तर आपको निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है, और अगर कोई बाउंड बैक मिले तो शॉर्ट कॉल लेना बेहतर रहेगा आईटी क्षेत्र में। एक ट्रेड लेना होगा इस टाइम के लिए, तो वो मदरसन सुमी पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ के अगर पैटर्न देखिए तो करीब 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है 8150 के ऊपर। तो मदरसन सुमी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 82 रुपीज के भाव चल रहे हैं। 80 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। 85 रुपए 85 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और 82 रुपए वाला 82 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 2 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 5 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 5 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड मदरसन संवर्धन मदरसन में ध्यान रहे, ये आपके लिए ट्रेड है। और 82 का कॉल भी आप ले सकते हैं, तेजी का ही कॉल। गावा साहब, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड भी मदरसन था, अब स्किप करूंगा, कोई बात नहीं। भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है मुझे, 826 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें तेजी है। टारगेट द अपसाइड करीब 140 के हो सकते हैं, स्टॉप होगा 816 भारत फोर्ज में एक मोमेंटम गाबा साहब पकड़ रहे। वैसे ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, मानस ने जो स्टॉक आपको अभी दिया है तेजी की तरफ, वही गाबा साहब भी पिक करके लाए थे, लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव था इनके हाथ में, भारत फोर्ज पर एक बाय कॉल। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, मेरा भी भारत फोर्ज था, वो डन। तो आई विल गो फॉर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नाउ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर अराउंड 516 में, तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है, एक तेजी है। तो यहाँ पे 510 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 530 एंड 35। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, हमने इसको पीएल में रेकमेंड किया है। 520 का कॉल ऑप्शन रफली 11-12 रुपए में आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 8 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 2024। वर्धन से भारत फोर्ज से आईसीआईसीआई प्रू। प्रशांत, आपने क्या आईसीआईसीआई प्रू पे किया था या कुछ और था? हाँ, आप म्यूट पर हैं। नो प्रशांत, सॉरी, कांट हियर यू, आपकी आवाज म्यूट पर है। जी, हर्षदा, गुड आफ्टरनून, विरुचि, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून द पैनल। मैंने आईसीआईसीआई प्रू नहीं किया था, तो मैं सीक्वेंस ब्रेक करना चाहूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो स्टॉक मैं देख रहा हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मेरे हिसाब से वो डिप ले रहा है। सेलिंग में वॉल्यूम नहीं होगा। कमिंस इंडिया करीबन 1760-65 के जोन में चल रहा है। मैं यहाँ पे पोजिशनली 1730 स्पॉट में स्टॉप लॉस रखूंगा 1730, और जो मेरा टारगेट होगा वो करीबन 1825 तक होगा, 1825। इस बीच मेरी सारी निगाहें जा रही हैं निफ्टी आईटी पर। बात करते करते और फर्दर स्लिप एंड 28643 ये निफ्टी आईटी का लास्ट ड्यू एवरेज है, याद रखिएगा यही प्राइस। एक सेकंड में इनफैक्ट कंफर्म कर भी लेता हूं। द 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके, यहां से और 30 पॉइंट नीचे 28616 पे निफ्टी आईटी का लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डायरेक्टर साहब सारे स्टॉक्स रोटेट कीजिए एक बार, जरा पूरे निफ्टी आईटी को स्कैन करते हैं एक बार। थोड़ा सा निफ्टी आईटी को स्कैन करते हैं। कोफोर्ज क्या कर रहा है? कोफोर्ज एट डे लो टेस्टिंग इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। HCL टेक्नोलॉजीज ने आज सुबह ही अपना 20 डेमा टेस्ट किया था। इन्फोसिस स्थिर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज बैकफुट पे 20 डेमा को सरेंडर कर चुका है। LTI माइंडट्री सरेंडर कर चुका है 20 डेमा को। एम्फोसिस सरेंडर कर चुका है 20 डेमा को। इनफैक्ट एम्फोसिस अब सारे एवरेजेस के नीचे है, परसिस्टेंट 20 डेमा के नीचे स्लिप करता हुआ। TCS 20 डेमा के नीचे स्लिप करता हुआ। और टेक महिंद्रा अपने लास्ट ड्यू एवरेज को अब टेस्ट करता हुआ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैंडल पूरी की पूरी रिवर्स हो गई है
और विप्रो बैकफुट पे टेनेमा को टेस्ट करता हुआ पूरा आईटी प्रेशर में। मैं मेरे ख्याल से जाके यहाँ पे टेस्ट करना चाहूँगा एक स्टॉक को, और वो है आपका परसिस्टेंट, प्रशांत परसिस्टेंट। ये वो स्टॉक है जिसने आईटी में अभी 10 रोज पहले 20 रोज पहले अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, और ये जिस तरीके से 20 डेमा को वॉलेट कर रहा है और पॉसिबिलिटी ऑफ सम नेगेटिव क्रॉसओवर्स, आपका टेक क्या है इस वक्त परसिस्टेंट पे, या फिर किसी मिड कैप आईटी में आप कोई पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे प्रशांत? जी वीरू जी, यहाँ पे नेगेटिविटी तो बहुत क्लियर है और मुझे लग रहा है कि सस्टेन भी कर रहा है कल के लो के नीचे, जैसे बिल्कुल आपने कहा। अगर मैं परसिस्टेंट को देखूं तो ये एक अहम सपोर्ट पे आया है। वो सपोर्ट है जो 2 दिन पहले का लो था, करीबन 4900 का। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि ये 4900 को ब्रेक कर दे, क्योंकि सपोर्ट के यहाँ अगर फुट ले ले और यहाँ कल अगर बाउंस मिल जाए तो हम अटक जाएंगे। मुझे लग रहा है एक दिन ऑब्जर्व करेंगे और 4900 ब्रेक हो जाए तो एट मनी पुट में डेफिनेटली काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये ब्रेक हो जाए तो इसकी ट्रेंड चेंज हो सकती है। परसिस्टेंट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे पेन बढ़ता हुआ। आपकी राय शिल्पा, मिड कैप आईटी पे आपकी राय, और कोई स्टॉक जो कि आपको इस वक्त ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से शॉर्ट या फिर लॉन्ग पुट प्रोस्पेक्टिव से ठीक लग रहा हो शिल्पा? जी, एक आईटी का हमने 2 दिन से देखा हुआ एक डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे मेरा ध्यान थोड़ा LTIM पे जा रहा है। LTIM भी अगर 4800 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है या सस्टेन करता है उसके नीचे, तो आपको टारगेट्स जो है वो टुवर्ड्स 4600 मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा भी थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा, बट जिस तरह से ये फॉल आ रहा है तो आई बिलीव कि 4800 के नीचे बहुत जल्दी ये ट्रेड करेगा। तो आप उस टाइम पे 4700 का पुट ले सकते हैं थोड़ा सेफ प्ले के लिए, या फिर 4800 का भी आप एट द मनी भी प्ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि इसको 4800 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर वापस कभी आता है तो आपको अपने पुट ऑप्शन से निकलना पड़ेगा। ओके, तो LTI माइंट्री में शायद वो थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है, तो आप वो 4800 वाला पुट ले सकते हैं, लेकिन कॉशन के साथ अगर आप ये शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हैं। मानस, कल दोपहर में हम बात कर रहे थे ना NTPC की, और आज का मूव स्पेशली जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है नियरली 8% का, साइजेबल लग रहा है। अब अगला पड़ाव क्या रह सकता है अगर कोई कैरी करना चाहे स्टॉक को? तो देखिए, मॉर्निंग में भी मैंने NTPC पे एक रिकमेंडेशन दिया था और एक बढ़िया मूव उसके बाद हमें देखने को भी मिला। बट मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अगर एक पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। NTPC में 182 के भाव चल रहे हैं, 179 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 190 रुपए तक के टारगेट आपको NTPC में देखने को मिल सकते हैं। तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं NTPC में, तो एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है। अच्छा, बाय द वे, मार्केट फिर से 18,700 के नीचे स्लिप करता हुआ 18,690 के लेवल्स है। डे लो ध्यान रखिएगा 676 का था, तो उससे ज्यादा दूर है नहीं, तो नैरो रेंज रही है। अब धीरे धीरे करके ऊपरी लेवल से फिर प्रेशर बनता हुआ, और इस घंटे जो दबाव आ रहा है वो निजी बैंकों में बढ़ता हुआ। आप कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, वैसे भी टॉप अंडर परफॉर्मर रहा है आज का, नेली 2% का नुकसान इधर। अब इसका साथ इंडसइंड बैंक देता हुआ यहाँ पर फ्रेश बिकवाली आ गई है। एक्सिस 1% नीचे आ चुका है, तो वहां पर भी प्रेशर थोड़ा सा मैग्नीफाई होता हुआ। प्रशांत, क्या कर रहे हैं आप स्पेशली कोटक जैसे ट्रेड में? एक्चुअली कोटक में काफी वक्त से अवॉइड ही कर रहा हूँ। इसकी वजह ये कि ये 2000 के आसपास जो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और 1900 पे सपोर्ट में बहुत रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। तो यहाँ पे आइडियली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ऑप्शन बाइंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं काफी वक्त से एक्सिस बैंक ही सजेस्ट कर रहा था कि वहां पे एक अच्छी मूव लग रही थी। मुझे लग रहा है फिलहाल, अगर एक और चीज जो बार बार मैं नोट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ने भले ही ऑल टाइम हाई लगाया हो, बट कोई भी बैंक अपने न्यू हाई के करीब नहीं गया, ऑलमोस्ट जाके बट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ी सी एक मुझे दोनों में डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, बट मुझे लग रहा है अगले 8 से 10 दिनों में ये भी कैचअप हो जाएगा और शायद जो भी बैंक्स हैं, जो ICICI बैंक और एक्सिस है, वो अपने प्रीवियस हाइस को कंफर्टेबली क्रॉस कर जाएंगे। कोटक मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो इंडसइंड, ICICI या SBI ये बेटर ऑप्शन है। ओके, अच्छा, कोटक किस लेवल पर आप खरीदने में ज्यादा कंफर्ट रखेंगे? ये 2064 के ऊपर ज्यादा बेहतर होगा, जो शायद इसका 52 वीक हाई भी रहा है। यहाँ पे दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं करंटली देखूं तो 1902 यानी 1900 के आसपास है, तो यहाँ अगर कोई खरीदना चाहे तो 1880 स्पॉट में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। 1% आपकी रिस्क हो जाती है 1880, और इसके यहाँ से आप टारगेट जो रख सकते हो करीबन 1940-50।
तो रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 मिल जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं आएगा, स्लो मूवर होगा, और 1880 जब तक इंटैक्ट है, आप यहाँ पे भी बाइंग करके 1940 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। जो स्टॉक्स मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि अच्छा कर रहे हैं, लेके आइए MCX। आज सुबह आई थिंक इस पर एक टेक दिया था सचिदानंद उत्तेकर ने, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स 1550 नाउ एट डे हाई, और 19 दिसंबर 2022 से लेके अब तक की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री इसने बहुत अच्छे से बाइसेक्ट की है, डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। और ये मेरे ख्याल से फरवरी के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर है। इस साल का इसका हाई था 19 जनवरी का करीब करीब 1638। शिल्पा, आपका टेक क्या रहेगा इस वक्त MCX पर, जिसने सुबह लॉन्ग किया? क्या करना चाहिए? प्रॉफिट्स को बुक करें? यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल कितने लग रहे हैं आपको? जी वीरेंद्र जी, MCX में हम लोग कंटिन्यूस बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं फ्रॉम 1410 जोन्स, टारगेट फॉर 1600। आज सुबह भी हमने 1500 जोन्स पे 20 को बाय दिया हुआ है। इनफैक्ट 1600 का कॉल ऑप्शन हमने दिया था जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो अभी यहाँ पे हाई फ्यूचर्स में 1572 के गए हैं। तो यहाँ पे अगर किसने पोजीशन लिया है तो आप ट्रेल कीजिए। मुझे लगता है एक बार 1590 1600 जोन्स आपको मिल जाएगा। फ्रेश ट्रेड के लिए अभी मत लीजिए, आपको थोड़ा डाउनसाइड में मिले 15 20 30 में तो आप लीजिए, बिकॉज MCX का आप देखेंगे ऑप्शन चेन में सेटअप भी बहुत स्ट्रांग है। 1600 1640 वेरी लाइकली अचीवेबल है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू MCX पर बनता हुआ 1590 से 1600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। और आज हमने रिजर्व बैंक गवर्नर से ये ज़रूर सुना था कि हमारी इकॉनमी ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा रेजिलिएंट है ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में या फिर ग्लोबल इकोनॉमीज की तुलना में। और इकोनॉमी जैसे जैसे मजबूत होती है वैसे वैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है जिसे आप बैरोमीटर के तौर पर देखते हैं, वो है कमर्शियल व्हीकल्स। अगर कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स में पिकअप आने लगता है, डिमांड में पिकअप आने लगता है, वो सीधा रिफ्लेक्शन है कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किस तरह की लॉजिस्टिक्स मूव कर रही हैं, और वो एक साइन है ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी के लिए भी। तो इसी सेक्टर पर बात करते हैं। आयशर मोटर्स पर अब हमारी नजरें रहेंगी। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में पिकअप देखने को मिला है और कंपनी ने हाल ही में कहा कि 2 से 3 साल में यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। अब इस पर और डिटेल के लिए हमारे साथ आयशर मोटर्स के जॉइंट वेंचर वी कमर्शियल व्हीकल्स के MD और CEO विनोद अग्रवाल है। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। एक बहुत अच्छे डिमांड ट्रैक्शन की आप लोगों ने बात की थी आपके इन्वेस्टर डे में या फिर एनालिस्ट मीट में। मुझे अगर एक उदाहरण दे सके कि किन मार्केट से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसे अगर एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना हो तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, कमर्शियल व्हीकल मार्केट जो है, अगर आप देखते हैं पिछले 2-3 साल में, तो पहले तो कोविड में काफी मंदी रही और उसके बाद रिकवरी हुआ, और लास्ट ईयर काफी अच्छा रिकवरी हुआ, परंतु अभी भी पूरा रिकवरी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 2018-19 से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी भी टोटल फिगर्स जो है इंडस्ट्री की 2018-19 से कम है। तो इसलिए अभी भी रिकवरी और होनी है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बसेस में रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, तो बस मार्केट जो है वो काफी डाउन हो गई थी, तो उसमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और हैवी ड्यूटी ट्रक्स में और रिकवरी हो रही है और ग्रोथ हो रही है। पिछले साल काफी अच्छी ग्रोथ हुई थी हैवी ड्यूटी ट्रक्स में, तो इस साल भी अभी पहले 2 महीने में इवन दो इतनी बड़ा नंबर नहीं है ग्रोथ का, पर अभी 2 महीने में भी 7% ग्रोथ हुआ है पिछले 2 महीने में हैवी ड्यूटी ट्रक्स में पूरी इंडस्ट्री में। जो हमें पिछले 2 महीने में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, वो मिली है लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में और एक्सपोर्ट्स में और लाइट ड्यूटी ट्रक्स में। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु मेरे को ये नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कंसर्न का कारण है, क्योंकि सीवी इंडस्ट्री में अभी बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसा कि आप कह रहे थे कि सीवी इंडस्ट्री इज ए बैरोमीटर फॉर द एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो सीवी इंडस्ट्री अच्छी ही रहने वाली। फिर आप
आप अगले 2 से 3 सालों में जो कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये प्राइमरीली डिमांड लेड रहेगी या फिर आपको लग रहा है कैपेसिटी उतनी बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं खपने वाली है? बीच में ऑफ कोर्स वो रिप्लेसमेंट डिमांड थी. इज इट गोइंग टू बी लार्जली रिप्लेसमेंट डिमांड, विनोद जी, या फिर फ्रेश क्योंकि इकोनॉमी में इजाफा की उम्मीद है तो हम वो डिमांड पिकअप देखेंगे जो एक ऑर्गेनिक डिमांड जो होती है? नहीं, दोनों ही है. रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है क्योंकि जो सीवी इंडस्ट्री में ना रिप्लेसमेंट साइकिल काफी स्लो हो गया था पीछे कोविड में, परंतु अभी अच्छी रिप्लेसमेंट जो है हो रही है और अभी आगे और होनी है. उसका कारण है कि जो नए ट्रक्स हैं, जो अभी BS6 के ट्रक्स थे या उसके ऊपर अभी OBD2 ट्रक्स अभी जो इस साल जो इंट्रोड्यूस हुए हैं 1/4/2023 से, इनका अगर प्रोडक्टिविटी देखते हैं, इनका अगर एफिशिएंसी देखते हैं तो ये काफी अच्छी है इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द अर्लियर ट्रक्स. तो उसके कारण से भी रिप्लेसमेंट जो है वो काफी जस्टिफाइड है क्योंकि रिप्लेसमेंट होने से जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती है. तो इसलिए काफी अभी ट्रकर्स हैं या फ्लीट ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने अभी रिप्लेस करना है, तो रिप्लेसमेंट डिमांड तो स्ट्रांग रहने वाली है. तो एक तो ये कारण है जो इंडस्ट्री की ग्रोथ का, और दूसरा जैसे आपने बोला ऑर्गेनिक, जो इकोनॉमी ग्रो करती है, तो अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करना है. तो अगर ज्यादा गुड्स को मूव करना है तो आपको और ट्रक्स की कैपेसिटी चाहिए. तो इसलिए दोनों ही कारण है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है और दूसरा रिप्लेसमेंट्स. तो दोनों कारण से अभी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी. विनोद जी, मैं थोड़ा सा अभी कॉमर्शियल व्हीकल तक ही सीमित रहूँगा, बात करूँगा. आपने कहा जैसा कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यही अगले 1-2 वर्षों में आपके जो लॉन्चेस हैं वो कितने रहेंगे? और एक और चीज़, गाड़ियों के, कॉमर्शियल व्हीकल के, पैसेंजर व्हीकल के दामों को आज थोड़ा सा नीचे रखना एक बड़ा चैलेंज हो गया है. सभी ऑटो कंपनियों ने अप्रैल में, मई में मल्टीपल टाइम प्राइस हाइक लिए. जो कॉस्ट बर्डन है वो किस तरीके का है इस वक्त, और क्या लग रहा है कि आपको कि इस साल भी आपको कुछ प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे? थोड़ा प्राइस और कॉस्ट दोनों फैक्टर्स पर थोड़ा सा अगर आप स्पष्टीकरण दे पाए तो. ये जो प्राइस मैनेजमेंट है ये कमर्शियल व्हीकल में बहुत एक अहम मुद्दा है. ऐसा कि आपने सुना होगा कमर्शियल व्हीकल में पिछले कुछ सालों में काफी डिस्काउंट्स बहुत हाई चल रहे थे. तो इसके कारण से कमर्शियल व्हीकल कंपनीज का जो मार्जिन्स थे वो काफी कम थे. तो काफी प्रेशर में थे कंपनीज के मार्जिन. तो अभी जो है अभी इसके ऊपर काफी रियलाइजेशन कंपनी को भी हुआ है कि ये जो डिस्काउंट्स इतने ज्यादा चल रहे हैं इसका ये कंपनीज के इंटरेस्ट में नहीं है और ना कस्टमर्स के इंटरेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर्स से हम पूरा ठीक प्राइस कवर नहीं कर पाते तो ओवरऑल कस्टमर को सर्विस करने की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है. तो जो प्राइस मैनेजमेंट है वो बेहतर हो रही है, तो डिस्काउंट्स कम हो रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि डिस्काउंट्स अभी कम होने शुरू हो गए हैं. और तो आगे कॉस्ट तो बढ़ेंगे थोड़े से, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में है, पर इस साल भी इन्फ्लेशन तो होगा, थोड़ा तो इन्फ्लेशन होगा. तो जो इन्फ्लेशन होगा वो पास ऑन होगा. ऑलरेडी जो OBD2 नॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए 1/4/2023 से, उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़े थे तो उसके कारण से प्राइस इंक्रीज हुए. ऑलरेडी आपने देखे होंगे कि इस क्वार्टर में अप्रैल में या मई में कुछ प्राइस इंक्रीजेस अनाउंस हुए, तो वो हो गए हैं. उसके साथ साथ डिस्काउंट्स जो है वो कम हो रहे हैं. तो इसलिए दोनों मिलके प्राइस इंक्रीज और डिस्काउंट्स कम होने से तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है कस्टमर के साथ वो थोड़ी बेहतर हो रही है, जो कंपनीज के लिए अच्छा है. तो पिछले कुछ सालों में जो मार्जिन जितने प्रेशर में थे उसके थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा इसके कारण से. अग्रवाल साहब, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स गाइड किया है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले 2 से 3 सालों में. अब डिमांड अच्छी है, आप रिप्लेसमेंट डिमांड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कैपेसिटी बढ़ाने का मौका होगा? कैपेसिटी तो ऑलरेडी अवेलेबल है. जैसे हमने तो भोपाल में एक नया हमने प्लांट, ट्रक बनाने का प्लांट लगाया था 2 साल पहले. तो वो प्लांट अभी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे. तो वहाँ पे हम और भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो कैपेसिटी तो हमारे पास अवेलेबल है
और हम कैपेसिटी और नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एंड मार्केट शेयर में हम क्या एक्सपेक्ट करें? वोल्वो आयशर का ये सीवी क्या होल्ड करता हुआ दिखाई देगा, ये जॉइंट वेंचर? सॉरी, ओवरऑल मार्केट शेयर की स्थिति क्या रहेगी सर, इन टर्म्स इन द ट्रकिंग मार्केट एज वेल एज द बस मार्केट? हमारा अगर मार्केट शेयर के ऊपर देखते हैं तो मार्केट शेयर में हमारा अच्छा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर हो रही है। अगर आप पिछले साल भी देखते हैं, पिछले साल भी इंडस्ट्री ग्रोथ से हमारी ग्रोथ ज्यादा थी। अगर आप इस साल 2 महीने देखते हैं तो इन 2 महीनों में भी हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर रही है। तो इसलिए मार्केट शेयर में हमारी अच्छी ग्रोथ हो रही है और आगे से आगे और भी सॉरी, आई हैव बैड थ्रोट। Completely understand तो that. अगले आने वाले समय में भी हमारी जो है ग्रोथ मार्केट से हम अच्छी ही ग्रोथ करने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट शेयर हमारे अच्छे रहेंगे। जैसा कि आप नंबर्स पूछ रहे हैं अगर, तो लास्ट ईयर में लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में हमारा जो मार्केट शेयर था वो 31.5% था, और बसेज में हमारा मार्केट शेयर 24% के ऊपर था, और हैवी ड्यूटी ट्रक्स में हमारा मार्केट शेयर था अराउंड 8.5%। तो इस साल फर्स्ट 2 मंथ्स में मार्केट शेयर इससे भी बेहतर है। तो इसलिए मार्केट शेयर में हम सेटिस्फाइड हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और एक आइडिया दिया कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री की क्या स्थिति है और आयशर का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टॉक आज थोड़ा सा शांत जरूर है क्योंकि ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में हमने देखा है दबाव बनता हुआ ऊपरी लेवल से देखने को मिला है। लेकिन जब हम आयशर मोटर्स के बिजनेस को डिस्कस कर रहे थे तो लगे हाथ अशोक लेलैंड का स्टॉक भी स्क्रीन पर रखना चाहिए, क्योंकि वो एक प्योर प्ले सीवी मैन्युफैक्चरर है। दूसरी कंपनियां जो है, चाहे वो आयशर हो या फिर आपका टाटा मोटर्स या फिर M&M, इनमें दूसरा बिजनेस भी है पैसेंजर व्हीकल्स का, लेकिन अशोक लेलैंड एक प्योर प्ले कमर्शियल व्हीकल बिजनेस वाला स्टॉक है। गावा साहब, और ये स्टॉक आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं अशोक लेलैंड, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि 153 पर आ गया है और ये जो आयशर ने कमेंट्री दी है डिमांड को लेकर, आउटलुक को लेकर, वो काफी मजबूत है, विच प्रोबेबली विल गो इन फेवर ऑफ अशोक लेलैंड एज वेल। मुझे हमेशा अशोक लेलैंड एक बेहतर स्टॉक लगा है, बहुत अच्छा लगता है। ट्रेड करा 153, पिछले दिनों मैंने इसका टारगेट करीब 158 to 160 दिया था। मैं अब भी उस पर कायम हूं, मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। अशोक लेलैंड का जो सपोर्ट है 152 के आसपास है इन द नियर टर्म, शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से खरीदने का मौका अब भी है, लेकिन थोड़ा वक्त दें तो 160 जो रिसेंट हाई हमने देखा है करीब 170 के आसपास, वो भी पॉसिबल है चैलेंज हो जाए वहां पर। लेकिन यस, अप मूव ऑन है अशोक लेलैंड में। एक प्रेफर्ड ट्रेड हमेशा गावा साहब के लिए रहा है। अच्छा चलिए कुछ और स्टॉक स्पॉट करना शुरू करते हैं। इस बीच रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड पहले। जी वेरी गुड आफ्टरनून अर्शदा जी। वेल मेरा ट्रेड रहेगा एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह। सो एक अच्छे खासी कंसोलिडेशन, लगभग 1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने 180 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और आज की ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स इस स्टॉक में सुबह सुबह ही हो चुके थे। आई थिंक दिन भर ये एक अच्छा स्ट्रेंथ स्टॉक ने कंटिन्यू रखा है, तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहेगा। 178 के नीचे स्टॉप लॉस रखे करंट लेवल पे स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है 190 के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। ठीक वही टारगेट जो कुछ देर पहले मानस भी दे रहे थे। एनटीपीसी 2.5% ऊपर और ओपन इंटरेस्ट में अब 1% का गेन आ चुका है। 9% से ज्यादा का ओआई एडिशन एनटीपीसी में। इस बीच आशीष चतुर्मोता हमारे साथ फाइनली जुड़ रहे हैं। आशीष, आफ्टरनून। थोड़ा सा ट्रिकी साबित हुआ, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी एज पर एक्सपेक्टेशंस ही रही, वहां पर कोई सरप्राइज नहीं, ना ही कोई डिसअपॉइंटमेंट। आपकी अप्रोच ऑफ मार्केट में क्या है? ये थोड़ी खामोशी क्यों है बाजार में आज? गुड आफ्टरनून अर्शदा। देखिए तो मेरे हिसाब से बाजार में एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड बना था और उसके बाद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का फेज हमेशा बाजार एक अच्छे अपमूव के बाद लेता है और मैं समझता हूँ खामोशी से वही उसी कंसोलिडेशन को बयां करती है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है बाजार की वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है और हमें लगता है जिस तरह से कंटिन्यूसली निफ्टी पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 52 वीक हाई के आसपास आ चुके, तो ये एक कंसोलिडेशन या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही इस बाजार में बने रहने की हमारी सलाह रहेगी और हमें लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा हमें लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन मेंटेन है और वहीं पर पे हमारा भी बायसनेस है। तो हमने जो आज स्टॉक भी चूज किया है वो ऐसे तो डिस्क्लेमर ये कि
की पोर्टफोलियो में हम इस कंपनी को ओन करते हैं। और स्टॉक पे मैंने पहले भी आपके शो में चर्चा की, स्टॉक है एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स हमें काफी पसंद आता है। टेक्निकली पहले बात करूं तो इसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म चार्ट है, उसके हिसाब से देखूं तो ये स्टॉक करीब करीब 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद 1220 के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन कर रहा है। और रिसेंटली इसमें जो बेस बना है वो करीब 1190-1200 के जोन पे बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। लास्ट कुछ दिनों की वॉल्यूम एक्टिविटी इंडिकेट कर रही है एक अच्छा एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है। और इस समय 1228-1229 के भाव पे मुझे लगता है इस स्टॉक में पोजिशनली 1300 रुपए तक की जगह आने वाले 3-4 हफ्तों में बन रही है। और थोड़ा अगर से मैं मीडियम टर्म व्यू लूं तो मेरा मानना है कि 1350 से 1400 की अपसाइड भी एमी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आती है। जहां तक ये प्योर फंडामेंटल की बात करूं तो इस कंपनी के अंदर में जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो करीब करीब 66% है और डोमेस्टिक रेवेन्यू 34% है। यहाँ पर पे इन्होंने बहुत ही अच्छे कुछ 450 प्रोडक्ट्स फार्मा सेगमेंट के अंदर में लॉन्च किए। और जो की मुझे लगता है ट्रिगर है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में इनकी एंट्री हो रही है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स अब एक नया मेरे ख्याल से इनके लिए ग्रोथ का ट्रिगर बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स के लिए यूज होता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में। और वहां पे मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कंपनी करीब करीब 25 से 30% की जो सेल्स ग्रोथ करता हुआ नजर आ सकता है। एबिटा के टर्म में हमें लगता है 33% की एबिटा ग्रोथ आने वाले 2 सालों के अंदर में देखने को नजर आएगी, जिसके चलते मुझे लगता है एक री रेटिंग का कैंडिडेट एमी ऑर्गेनिक्स बनता हुआ नजर आ सकता है। एमी ऑर्गेनिक्स ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर टेक्निकली, और आपको आशीष ने बयां किया करीब करीब 1300 से 1400 के लक्ष्य के लिए। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स जो कि मैं इस कार्यक्रम में डिस्कस करने जा रहा हूं अब, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हायर स्विंग दे रहे हैं और लोअर स्विंग दे रहे हैं। जरा आप IEX को लेके आइएगा 139.85, इट्स ए कंप्लीट केस ऑफ आई थिंक ब्रेक डाउन। आज कोलैप्स हुआ ये अपने सारे एवरेजेस के नीचे और अब करीब 140 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, पहले आपका एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा। 140-50 कल तक जो इसको होल्ड करके बैठा था इस कन्विक्शन के साथ कि अभी भी सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है अपनी ट्रेजेक्ट्री को, क्या व्यू है आपका IEX पे अब इस वक्त, और क्या ये एक रिस्की बेट बन रहा है? चांसेस हैं 127-130 के जोन की? बिल्कुल, देखिए ये रिस्की बेट तभी बन गया था जब स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। उसके नीचे हमने देखा था करीब 4-5 दिन कंसोलिडेशन देखने को मिला था, और मेरे ख्याल से 2 दिन पहले के सेशन में ब्रेकडाउन देखने को मिला जब स्टॉक ने 152 के लेवल्स को ब्रीच किया। अभी भी चार्ट्स पे वीक लगता है। आज के फ्रेश ब्रेकडाउन के बाद आपको 130 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी पुल बैक मिले एग्जिट करिए। मैं जैसे इस स्टॉक को देखा आई थिंक बहुत ही खराब चार्ट है इसका। अच्छा, इस बीच शरद अवस्थी जी, आपको लग रहा होगा वही पैनल में थे नहीं, एकदम से कैसे जुड़ गए। आज शरद जी ने सुबह सुबह कॉल दी थी और यकीन मानिए आशीष भी थोड़ा सा सोच रहे थे इस कॉल को जब दी गई थी शरद द्वारा कि आज सडनली ऐसा क्या हुआ कि शरद जी ने पिक किया। आज सुबह बाय कॉल थी कार ट्रेड पर और ये स्टॉक इस वक्त करीब 13% ऊपर अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक किसी ने नहीं कमाया इसमें पैसा, पर अगर आपने आज सुबह की कॉल पे बनाया होगा पैसा तो उस पर थोड़ी बात करते हैं। शरद जी, पहले तो एक बहुत बेहतरीन कॉल, पहली बार अपने करियर में ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। हालांकि आपकी जो कसौटी थी जिसको पिक करने की वो कुछ डिफरेंट थी, मैं सुन रहा था आपकी कमेंट्री। शरद जी, एक इंटरडे व्यू दीजिएगा। यू आर नॉट ए टेक्निकल एनालिस्ट बट स्टिल अगर 500 पे लेकर 550 का भाव मिल रहा है, क्या रखना चाहिए? और आपके व्यू को सुबह एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पर दोहराइए। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आपका क्या व्यू है, क्या ट्रेड पे अब? जी, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है काफी बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों की बिक्री में जिस टाइप की इंप्रूवमेंट हम लगातार देख रहे हैं वो कार ट्रेड के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और जनरली ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, ये एकमात्र IPO था न्यू एज एजेंसीज का जहां फायदा काफी बढ़िया हो रहा था, प्रॉफिटेबल थी, बट अब मेरे हिसाब से जो ग्रोथ आएगी वो भी काफी स्ट्रांग आनी चाहिए आने वाले समय में। और जैसे जैसे वो नंबर्स आते हैं वैसे वैसे काफी बढ़िया री रेटिंग होनी चाहिए। और अगर किसी ने सुबह लिया है और दिन के दिन आपको 10% मिल रहा है, अगर आप ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट पैसा आपको बन रहा है। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है आसानी से आपको रोल ऑन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी वही है कि 1 साल में मुझे लगता है कि जैसे जैसे FY24 के नंबर्स डिस्काउंट होते हैं 600 तक का भाव आसानी से आ जाना चाहिए। और जैसे जैसे FY25 के नंबर्स आते हैं मुझे लगता है 750 तक भी ये प्राइसेस जा सकते हैं। वो स्टॉक मोमेंटम ऑफ कोर्स दिखा रहा है। इनफैक्ट आज
सभी न्यू एज कंपनियों में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कार ट्रेड का जिक्र हो रहा था, आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पेटीएम का शेयर जो इस समय 6.25% ऊपर है, 771 के लेवल्स पर आ चुका है काउंटर। नायका में आज हल्की सी बढ़त, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में वो दिख रहा है, वही गनीमत है। और जोमेटो में हमने देखा है करीब 0.5% तक के गेंस। पीबी फिनटेक हाउएवर ये इनफैक्ट चला नहीं, 2.5% का नुकसान। अच्छा, पीबी फिनटेक में बाय द वे टारगेट कट आया है, लेकिन पेटीएम ऑन दी अदर हैंड जो 6% भागा है, इस पर टारगेट बढ़कर आया है। अब किस ब्रोकरेज ने एग्जैक्टली क्या आइडेंटिफाई किया है पेटीएम में? पहले तो आपको याद होगा मोतीलाल ओसवाल काफी बुलिश था, अब कुछ और लोग दरअसल इसमें कुछ और खूबियां गिनने लगे हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, 6% ऊपर अब ये स्टॉक। इनफैक्ट दोनों में ही जो इम्पैक्ट है वो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का है। पीवी फिनटेक का डाउनग्रेड और पेटीएम का अपग्रेड, ये दोनों बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से ही है और उसका एक रिएक्शन भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाय रेटिंग और लक्ष्य 780 से बढ़ाकर 855 रुपए पर शेयर के आसपास पेटीएम का किया है, इसका रिएक्शन भी है। 7% ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है। बहुत सारे अच्छे तर्क कंपनी ने दिए हैं बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से, जहां पे एक बढ़िया पोजीशनिंग और क्रॉस सेलिंग का एक बड़ा बेनिफिट आपको पेटीएम में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कंपनी इस मर्चेंट वेंडर के तौर पर है और क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स को भी बेचने की पॉसिबिलिटीज इनके पास हायर रहती हैं, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट इनको यहाँ देखने को मिलेगा। बढ़िया रेवेन्यू का मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू करेगा, जो कि पिछले 1-2 क्वार्टर से पिकअप करना शुरू किया है। ऑपरेशनल लीवरेज से आने वाले समय में शायद सरप्राइज भी आता हुआ दिखाई पड़े। अगर ये कुछ और कॉस्ट को रैशनलाइज कर लेते हैं तो वो मार्जिन को और थोड़ा सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ेगा। पिछले 6 महीने में कंपनी की जो जितने भी कंपटीशन था वो थोड़ा बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई पड़ा और पेटीएम ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करता हुआ दिखाई पड़ा, तो वो भी कंपनी के लिए फेवर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक बढ़िया लोन बुक और क्रॉस सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी ये कंपनी के लिए फेवरेबल रह सकती है आने वाले कुछ एक तिमाहियों के लिए भी। और उनका ये भी मानना है कि आने वाले समय में मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ को एक बेटर पोर्टफोलियो के जरिए, एक डाइवर्सिफाइड मिक्स के जरिए और बेटर करने वाले, और उससे मार्जिन को और सपोर्ट मिलेगा। तो ये मल्टीपल ट्रिगर्स जो पेटीएम के लिए कामकाज करेंगे, इसीलिए एक अपग्रेड आया है और टारगेट 780 से बढ़ा के सीधे 850 रुपए के आसपास अप कर दिए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने। तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच 780 की तरफ जा भी रहा है वो काउंटर, लेकिन इन्होंने अब टारगेट बढ़ाकर 855 कर दिया है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। 6% के गेन्स। फंडामेंटली आशीष चतुर्मोता, क्या आप लोगों के नजर में है पेटीएम जैसा शेयर अब? देखिए, न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेसेस या न्यू एज की बात करें, जहां पर पे काफी इंटरेस्ट हमें देखने को नजर आ रहा है। पेटीएम में बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज वॉल्यूम भी काफी अच्छे और बीच में काफी ब्रोकिंग हाउसेस ने इसको कहीं ना कहीं कवरेज में भी लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी टर्न अराउंड या एबिटा पॉजिटिव की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेम केस है कहीं ना कहीं जोमेटो का भी। पॉलिसी बाजार पे जरूर एक ब्रोकिंग हाउस का अंडरवेट पोजीशन आया, बट हमें लगता है कि पॉलिसी बाजार भी काफी अच्छा करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस पूरे स्पेस में इंटरेस्ट है हर्षदा, और जो पिक्स हमें काफी पसंद है और हम तो पोर्टफोलियो लेवल पे जिनके ऊपर हमारी पोजिशनिंग भी है, उसमें जोमेटो और पॉलिसी बाजार, ये 2 स्टॉक भी हमें काफी पसंद है। और पेटीएम में हालांकि हमारी कोई होल्डिंग नहीं है, बट हमें लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, इसमें भी एक बहुत बढ़िया तेजी टुवर्ड्स 850-860 के लेवल तक टेक्निकली देखते हुए दिखने को नजर आती है। पॉलिसी बाजार जोमेटो पर आप बुलिश है। पेटीएम में अभी नई पोजीशन नहीं आई है, लेकिन चार्ट्स के आधार पर, क्योंकि अब टेक्नो फंडा पर्सपेक्टिव से आशीष चतुर्मोता स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, तो पोटेंशियल दिख रहा है 800-860 तक के लेवल्स दिखाने का। अच्छा आशीष, एक और स्टॉक जिस पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ वो है डिक्सन। और डिक्सन का शेयर अगर आप आज देखें, बहुत तगड़ा वॉल्यूम प्ले देखने को मिला है। एक तो वायदे बाजार का ट्रेड है 3-3.25% ऊपर, और नंबर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला जरूर है। अब क्या इस समय ऑगर कर रहा है जो कंपनी के फेवर में जा रहा है, और क्या 4070 के आसपास आप इस स्टॉक में और तेजी करेंगे? तो हर्षदा, ये जो पूरा स्पेस है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, वहां पर पे बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला। और आपको ध्यान होगा कुछ हफ्तों पहले एक पीएलआई स्कीम भी आई है, जिसके बाद से ही हमने देखा एक बहुत बढ़िया री रेटिंग इस पूरे स्पेस में हुई। डिक्सन जो कि एक बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मर रहा था 2021 तक, हमने देखा किस तरह से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1000 रुपीज से 6000 रुपीज तक की अपसाइड दिखाई। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग चला और अब मुझे लगता है बेस फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टॉक्स में हो चुका है। मेरा मानना है, हालांकि हमारी इस स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है, बट मैं समझता हूं कि ये जिस तरह का फंडामेंटल इसमें ट्रिगर है और साथ ही साथ जिस तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये स्टॉक आराम से 44-4500 के लेवल को
क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छी खासी 10 से 12% की तेजी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डिक्सन के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। इसी स्पेस में हमने एक स्मॉल कैप कंपनी भी आइडेंटिफाई की थी, वो थी सिरमा एसजीएस, जिसके अंदर में हमें लगता है कि काफी कंफर्ट हमें इसमें नजर आती, क्योंकि यहाँ पे भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर में ये कंपनी काम कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी मार्जिन करीब 9 से 10% का एबिटा मार्जिन ये कंपनी बना रही है, जबकि हम देखते हैं डिक्सन या एम्बर जैसी कंपनी में जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, वो काफी लो है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है। जबकि सिरमा के अंदर में हमें लगता है ओरिजिनल डिजाइन का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, जिसकी वजह से मार्जिन काफी बेटर है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव है। 375 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पोल एंड फ्लैग का यहाँ फॉर्मेशन बन रहा है टेक्निकली, और इसको देखते हुए मुझे लगता है 430 435 के अपसाइड सिरमा के भी स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। सिरमा एसजीएस, ये आपकी बाय कॉल काफ़ी समय से रही है और अभी भी 386 के जोन में, मेरे को याद है लास्ट वीक आपने इसको पिक भी किया था। चलिए अभी काम करते हैं 4 का चौका। ये 4 ट्रेड शुरुआत करते हैं और 4 का चौका शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, एफएनओ सुपरस्टार मानस जी के सौजन्य से, 4 के चमत्कार प्रशांत जी के सौजन्य से और मिड कैप फंड आशीष चतुर्मुखता। शिल्पा जी, पहले मैं आपके पास आऊँगा, आज का सस्ता ऑप्शन बताइए, क्या पिक करेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में ही ट्रेड किया है और निफ्टी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, तो अभी टाइम फॉर बैंक निफ्टी। तो इसमें मुझे लगता है लीडर हैज़ टू रन, तो मेरे लिए मुझे लगता है नो ब्रेनर है एसबीआई का 600 का कॉल, वो रफली 8 साढ़े 8 रुपये के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 रुपये का रहेगा और व्यू सही जाता है तो ये आपको डबल से भी ज़्यादा होते हुए ट्रेड करते हुए मिलेगा। माई टारगेट्स आर टिल 19, तो एसबीआई का 600 का कॉल ऑप्शन। एसबीआई का 600 का कॉल ऑप्शन आप ले रही हैं। आप बैंक निफ्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक में अभी भी लॉन्ग का व्यू रखते हैं शिल्पा जी, 600 की कॉल एट द रेट 775। दरअसल में मैं इस बात इसलिए कह रहा था क्योंकि एक्सपायरी का सेटअप थोड़ा सा जो बिगाड़ रहा है इंडेक्स, और जो फियर था कोलैप्स ऑफ निफ्टी आईटी एक बार लंबे अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से अगर ये होगा तो 27 अप्रैल के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी आईटी हर एवरेजेस के नीचे कोलैप्स कर चुका है 28595, और निफ्टी बैंक स्थिर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी, डायरेक्टर साहब निफ्टी लिखे आइए स्क्रीन पे, डे लो पर। तो एक्सपायरी सेटअप इस वक्त बिगाड़ता हुआ आपका निफ्टी आईटी डे लो पर, सारे एवरेजेस के नीचे आगे ट्रेड करता हुआ। मानस जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार, क्या पिक करेंगे आप? मानस आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और ट्रेड बताइए अपना। वीरेंद्र जी, एचएएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। एचएएल में अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम लगातार बन रहे हैं। आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, 3500 रुपए के ऊपर के भाव है। 3474 ये फ्यूचर्स के लेवल है। 3474 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 3625 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। जो 3550 वाला कॉल ऑप्शन है 94 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से 150 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो हाल पर एक ट्रेड इस समय 3550 के कॉल में सजेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर जो ट्रेड आया 3600 का आप टारगेट रखेंगे। फ्यूचर्स में भी तेजी कर सकते हैं, तो हाल एक क्लियरली तेजी वाला ट्रेड। प्रशांत, चार्ट का चमत्कार। जी मुझे जिंदल स्टेनलेस JSL जो 315 पे चल रहा है, ये काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे 305 का स्टॉप लॉस रखूंगा 305 क्लोजिंग बेसिस। मेरा टारगेट होगा 330 टारगेट इसलिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, बट मेरा भी वैसा है कि ये 330 के ऊपर निकल जाए तो हमें शायद 350 तक भी दिख सकता है। तो पोजिशनली डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड सेटअप। टारगेट के लिए जिंदल स्टेनलेस कैश मार्केट का ये ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आया है। आशीष चतुर्मुखता, आपकी बारी, बताइए मिड कैप फंडा। तो अर्षदा, मैं जानना चाहूंगा अगेन, एक हमारी कंपनी है जो हम जिसमें इन्वेस्टेड है पोर्टफोलियो में, और वो कंपनी है महिंद्रा CI ऑटोमोटिव। इसकी हमने चर्चा परसों के सत्र में भी आपके शो पे की थी और हमें काफी पसंद ये कंपनी आ रही है। आप देखेंगे तो करीब 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस समय महिंद्रा CI का है। प्रमोटर होल्डिंग करीब 69% है और DII FI मिला के 20%।
ओन करते हैं। महिंद्रा महिंद्रा जो है वो इससे अब कंप्लीटली एग्जिट हो रहा है और अब ये पूरी प्योर एक एमएनसी एंटिटी होने जा रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट इनका होगा सीआई ऑटोमोटिव स्पेन के साथ में। और हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी क्योंकि इनके बहुत डिवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है और एक जिस तरह का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट आउटलुक ऑटो में हमें देखने को नजर आ रहा है, उसके चलते भी हमें लगता है कि इस कंपनी के अंदर में एक अच्छी अपसाइड आपको देखने को नजर आएगी। रिसेंटली जब ये ब्लॉक आया मार्केट में बिकने के लिए तो हमने देखा बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर इसके अंदर में पोजीशंस उन्होंने लिए, तो ये बहुत अच्छा हमें इंडिकेशन है। और एक बहुत ही अच्छी चीज जो हमें नजर आती है वो ये कि ईवी का जो कंट्रीब्यूशन है इस समय इनके बिजनेस में वो करीब करीब 30% का है, जो गोइंग फॉरवर्ड हमारा मानना है 50% हो जाएगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम काफी अच्छा है। एबिटा मार्जिन जो है वो हमारा मानना है 17 से 18% के आसपास रहेगी और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 20% रहेगी। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि महिंद्रा सीआई ऑटो के अंदर में 600 रुपए तक की एक अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली स्टॉक में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट 480 के ऊपर हुआ है, तो 480 के नीचे ही के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझकर इसमें एक पॉजिटिव व्यू लिया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा 600-620 तक की अपसाइड महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 120 तक की अपसाइड। इनफैक्ट इसी पर मैं फॉलो अप पूछने वाली थी कि आपने अपने पीएमएस में इसे लिया, लेकिन क्या दूसरे जो निवेशक आए हैं जहां पर महिंद्राज ने अपना स्टेक बेचा और फिर मार्केट से हमने देखा काफी सारा स्टॉक खरीदा गया है, एक बार दिखाइएगा प्लीज चार्ट, वो एक महीने में क्या रिटर्न्स बनते दिखाई दिए, पिछले 6 महीने में किस तरह का मूव देखने को मिला है। 20% तक की तेजी इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है और पिछले 6 महीने में 78 से 80% तक के गेन्स देखे गए हैं। तो पीएमएस की तरफ से खरीदारी हो रही है, वेरी सर्टेन, एविडेंट है, लेकिन क्या दूसरे बड़े फंड्स भी खरीद रहे हैं, क्या एफआईआई निवेशक भी जुड़ रहे हैं स्टॉक में? तो जैसे मैंने अर्षदा कहा कि ऑलरेडी स्टॉक के अंदर में करीब 19% जो पोजीशन है वो एफआईआई, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20% पोजीशन जो है वो एफआईआई और डीआईआई की, और काफी अच्छा इंटरेस्ट इसमें देखने को नजर आया, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी है, साथ में आरओसी का इंप्रूवमेंट होगा, और क्योंकि ईवी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो अगेन वो मार्जिन में काफी अच्छा एडिशन करेगा। और जब इस तरह के चेंजेस हमें फंडामेंटल देखने को नजर आते हैं, एक स्ट्रक्चरल वो भी एमएनसी कंपनी के अंदर में, तो उसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आता है। और देखिए ये स्टॉक पिछले करीब कुछ गड़बड़ उधर, लेकिन स्टॉक एक आउट परफॉर्मर है अनडाउटेडली और अच्छा पैसा, मोटा पैसा बनाकर दिया। 12 महीनों में आप देखिए 157% तक का रिटर्न, और ईयर टू डेट आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है। अच्छा, वीरू ने एक स्टॉक स्पॉट किया था IEX, वो फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि जैसे ही 4 का चौका शुरू हो रहा था तब हमारी नजर एक बार फिर गई थी इस पे, लेकिन स्टॉक देखिए क्या शार्प स्लाइस आया है। 139 पर डे लो पर आता हुआ करीब 6% तक की गिरावट देखते ही देखते मानस ने इस पर एक शॉर्ट का ट्रेड दिया था। प्रशांत, आप भी क्या देखेंगे, क्या यहाँ पर अग्रेसिव शॉर्ट की पोजीशंस कैरी की जा रही हैं? जी, मैं जब IEX को देख रहा हूँ डेली चार्ट पे तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, बट जैसे ही मैं एक टाइम फ्रेम चेंज करके वीकली पे जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि ये करीबन 62% सपोर्ट पे आया है। तो अगर ये 135 का लेवल ब्रेक कर दे तो मुझे लग रहा है वीक हो जाएगा। तब तक मुझे लग रहा है कि मैं शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा, क्योंकि जस्ट 4 पॉइंट के लिए शॉर्ट करके मुझे फ्रेश ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। तो 135 स्पॉट में इसके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है, तो अगर ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली ये वीक हो जाएगा। तब तक मुझे लग रहा है कि ये इसी जोन में रहेगा। अभी आपको शॉर्ट का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जब 2.35 पे डिस्कशन हुआ था, ये 2.40 पे, उस वक्त लेवल था करीब समझ लीजिएगा कि 147 का, उसके बाद 140 पे आ चुका है। निफ्टी डे लो, और बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी फिर भी अपने अपने ऑप्शन ट्रेजेक्ट्री में है, लेकिन निफ्टी में भी बहुत कोई शार्प फॉल नहीं है। लेकिन जो चीज़ खराब हो रही है इस बाजार में वो है निफ्टी IT 28,588, सबसे बड़ा इस क्लोजिंग में डैमेज अब तक इन्हीं स्टॉक्स पे हुआ है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बिग मार्केट वॉइसेस में आज अनिरुद्ध सरकार हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है, और निफ्टी करीब 18,653 पर 44,124 पे इस वक्त आपका निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ, निफ्टी IT का लॉसेस बढ़ता हुआ 350 अंक नीचे इस वक्त, और दैट मीन्स जितनी हमने इंट्राडे रिकवरी देखी थी परसों निफ्टी IT में,
वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई। और कोलैप्स होने वाले स्टॉक्स में से एक में कोटक, हर्षदा ने मार्क किया भी था ये स्टॉक, कोटक महिंद्रा बैंक इस वक्त 1894 पे डे लो पर ट्रेड करता हुआ। कोटक में भी प्रीमियम स्पेक्ट है। खैर, विषय को थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं, चेंज करते हैं और अब थोड़ा सा फंडामेंटल व्यूज़ पे फोकस करते हैं, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से। और इसी बातचीत में आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की हमारी खास कड़ी में आज CIO कस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के श्री अनिरुद्ध सर खास साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पॉसिबली सर, जब आपसे बात हो रही है तो इस दौर के हाल फिलहाल के जितने इवेंट्स हैं वो सब क्लोज हो गए, अर्निंग्स क्लोज हो गई। आपने US मार्केट को भी देख लिया, क्रूड 74-75 के जोन में, एंड फाइनली द वर्डिक्ट ऑफ RBI। अब हम ऑल टाइम हाई पे भी हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। सर, मौजूदा हालात में इस वक्त मौजूदा समीकरण को देखते हुए आपका व्यू क्या है? यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल कितना है? बाजार आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है या फिर यहाँ से थोड़ा शेड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? आई थिंक इसका आउटलुक डिपेंड करेगा कि अगर कोई इन्वेस्टर देख रहा है वो कौन सा टाइम फ्रेम देख रहा है। अगर कोई भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म देख रहा है कि अगले 6 मंथ्स में, से फॉर एग्जांपल यहाँ से दिसंबर तक मार्केट ऊपर कितना जा सकता है, आई वुड से कि फॉर 6 मंथ के व्यू से डेफिनेटली मार्केट थोड़ा, आई वुड से इट इज बेटर टू कीप अ हायर अमाउंट ऑफ कैश, क्योंकि वैल्यूएशन आज के दिन में बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। मैं वो नहीं बोलूंगा कि वन शुड एग्जिट इक्विटी, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग होना चाहिए, बिकॉज मार्केट हैज गिवन अ वन वे मूवमेंट। अगर मैं देखूं लास्ट 8 महीने में पूरा जो बैलेंस था, अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर से मार्च ऑफ दिस ईयर, इंडिया सबसे बेकार मार्केट था विद रिगार्ड टू ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स। इंडिया वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट। अप्रैल से आज के दिन तक देखूं तो इंडिया इज द सेकेंड बेस्ट इमर्जिंग मार्केट, एंड इस रीजन से मैं बोलूंगा वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हो गए। 1 साल का फॉरवर्ड अर्निंग्स देखूं इंडेक्स का रफली 19 से 20 के आसपास है, जो कुछ टाइम पहले अराउंड 17 to 18 था। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कैश रखना विल नॉट बी अ बैड थिंग। अगर कोई इन्वेस्टर विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन देख रहा है, मतलब ये मैंने बोला था कि 6 मंथ के होराइजन से, अगर कोई लॉन्ग टर्म होराइजन देख रहा है 2 साल 3 साल के होराइजन से, आई विल से कि आज के दिन में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज है टू डिप्लॉय, एंड वो सेक्टर देखना चाहिए जहां पे वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है अगले 2-3 साल से, जहां पे बैलेंस शीट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, एंड जहां पे टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ इज बोथ हैपनिंग इन द हाई टीन्स और मच हायर। ओके, तो यहाँ पर कैश पे थोड़ा सा बैठना याद रखिएगा एक बेहतरीन विकल्प होगा। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप पिछले अप्रैल मई के स्विंग को देखते हुए आप थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड जोन में हैं। अच्छा, इस बीच निफ्टी फिर रिट्रेस हुआ है 8635 और बैंक निफ्टी अपने लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को 44,050 को स्ट्राइक करता हुआ। अनिरुद्ध जी, अब आते हैं एक एक करके कुछ सेगमेंट्स में जहां पे जब आप कहते हैं कि थोड़ा कैश में बैठना ज़रूरी है और अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में पैसा कमा चुके हैं तो उसको कैश में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। बात करते हैं सबसे पहले रियल स्टेट स्पेस की, क्योंकि अप्रैल मई जिस अवधि का आपने जिक्र किया उसमें रियल स्टेट एंसिलरी सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। मेरे स्क्रीन पर चार्ट खुला हुआ है इस वक्त एस्ट्रल का, पॉलीकैब का एट डे हाई, एट ऑल टाइम हाई। क्या यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कट करना आपको वाजिब लगता है? आपका व्यू पहले रेट सेंसिटिव्स में रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी पर, अनिरुद्ध जी। I'll say कि दिस होल सेक्टर, द रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट एंसिलरी, ये एक ऐसा सेक्टर है कि अगर हम लोग इंडिया पे बुलिश हैं तो ये एक सेक्टर है विच यू हैव टू बी बुलिश। तो अगर किसी का पर्सपेक्टिव है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, अगेन आई ट्राई टू ब्रेक इट अप इनटू 2 periods। शॉर्ट टर्म देखें तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए, बिकॉज आफ्टर द लास्ट RBI पॉलिसी मीट जहां पे वो पॉज आया था, वहां से हम लोग ने देखा है मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज, चाहे वो बड़े रियल एस्टेट कंपनी बोले, छोटे रियल एस्टेट कंपनी बोले या एंसिलरीज बोले, दे हैव गिवन एन एक्सीलेंट मूव। तो शॉर्ट टर्म में मैं बोलूंगा डेफिनेटली प्रॉफिट थोड़ा बुकिंग करना चाहिए इन द रियल एस्टेट स्पेस। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि कोई भी वीकनेस दिखे इन द स्पेस, वन शुड डेफिनेटली टेक मोर एक्सपोजर फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये एक सेक्टर का मैं बोलूंगा कि एक अर्निंग्स अप साइकिल है, डिमांड अप साइकिल है, एंड जो डेवलपमेंट्स हो रही है इन दैट स्पेस 2-3 साल का डेफिनेटली दिख रहा है कि 2-3 साल का एक अपसाइड होने वाला है इन दिस होल स्पेस। थोड़ा वैल्यूएशन महंगा हो गया इन द शॉर्ट रन बिकॉज ऑफ द शार्प अप मूव, एंड प्रॉफिट लेना विल बी अ गुड आइडिया।
दूसरा एक कंसर्न जो है मेरे को दिख रहा है इन द रियल एस्टेट इज दैट आरबीआई आज के जो मीट में दे हैव कंटिन्यूड विद द मेंटेनिंग द पॉलिसी रेट्स। अगर यूएस फेड अगले 3-4 महीने में एक हाइक करता है, आई थिंक आरबीआई विल हैव टू गो बैक ऑन द रेट हाइक थिंग अगेन। तो वो थोड़ा दोबारा से एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है फॉर द सेक्टर। सो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट जो रैली आया था वो आया था पोस्ट आरबीआई पॉज। दोबारा अगर आरबीआई एक हाइक करता है, दैट कुड बी अ सेंटिमेंटली नेगेटिव इन द शॉर्ट रन। अनिरुद्ध, आपको लगता है कि फेडरल रिजर्व एक हाइक करेगा इन द कमिंग मंथ्स? व्हाट कुड गो रॉन्ग कि उनको फिर ऐसा स्टांस लेना पड़े? See, I'll say कि it's very difficult to predict कि the different Fed governors what they are planning. But अगर if you look at the interview of all the Fed governors, पिछले 2-3 महीने में they have indicated that we have not yet peaked out on the rate cycle. तो 25 बिप्स का पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। यहाँ से दिसंबर तक there's a very high possibility कि एक और 25 बिप्स का हाइक हो सकता है। जो कंफर्टिंग है इज द फैक्ट कि जो यूएस डेटा आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन इज कूलिंग ऑफ, जॉब लॉसेस हो रही हैं एंड डेफिनेटली द डिमांड इज डिक्लाइनिंग। तो हो सकता है कि दे माइट बी इन डबल माइंड्स, बट एक यहां से दिसंबर तक एक 25 बिप्स का हाइक मुझे लग रहा है कि आ सकता है। प्रेशर में हम रह सकते हैं तो शायद हम इमीडिएटली उन पर रिस्पॉन्ड ना करें, बट ये जो स्टेटस को है कि कुछ नहीं करेंगे, ना घटाएंगे ना बढ़ने देंगे, उस सिचुएशन में फिर अगर हम फंस गए तो फंसे रहेंगे। अच्छा, बैंकों पर फिर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि FY23 के साल में हमने देखा था एक बहुत ही स्टेलर साल रहा। हमने पूरे एनुअल नंबर्स देखे हैं, लास्ट 4 क्वार्टर्स हैव बीन फैंटास्टिक फॉर द बैंकिंग साइड। जो लो कॉस्ट डिपॉजिट का फायदा मिला था, क्या वो पूरी तरह से फैक्टर इन हो चुका है? अब यहां से अगर निफ्टी बैंक जो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन जो दूसरे बैंक हैं, कोटक हो, HDFC हो, ICICI बैंक और एक्सिस हो, एंड एज राइटली टेक्निकल एनालिस्ट पॉइंटेड आउट कि निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर, लेकिन कोई भी बैंकिंग स्टॉक ऑल टाइम हाई पर नहीं पहुंचा है। अगर वो होना है तो अगला ट्रिगर क्या रहेगा? See, I'll say that बैंकिंग एक ऐसा स्पेस है जो हम आज के दिन में भी बहुत बुलिश हैं। एंड आई से कि बैंक्स, दो बैंक इंडेक्स माइट बी मेकिंग ऑल टाइम हाई, लेकिन जो आपने बहुत अच्छे से पॉइंट किया कि इंडिविजुअल कंपनीज आर मच अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाइज। आज के दिन में अगर आप SBI देखें, इट इज मच अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। ICICI इज आल्सो मच अवे। देयर आर सम बैंक्स ऑल टाइम हाई कर रहे हैं, बट आई वुड से ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में अभी भी अपसाइड दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में एक जो बड़ा वो थॉट प्रोसेस था कि निम्स हैव पीक्ड आउट। मुझको लगता है कि हो सकता है द बैंक्स माइट कंटिन्यू टू एंजॉय स्ट्रॉन्ग निम्स, एंड आई थिंक वैल्यूएशन एक्सपेंशन एक चीज है जो हो सकता है काफी सारे बैंक्स में आए, स्पेशली आई वुड से द PSU बैंक्स एंड द मिड साइज बैंक्स, जहां पे आपको वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो सकता है। सो आई वुड से बैंक्स इज अ स्पेस जहां पे ओवरवेट, आई विल रिमेन ओवरवेट, एंड एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर वी आर ओवरवेट इन आवर पोर्टफोलियोज ऑल्सो। सो वो एक स्पेस है, मुझे नहीं लगता है कि पीक आउट हुआ है। सो अपसाइड दिख रहा है इन द बैंकिंग स्पेस। अच्छा अनुराग जी, अभी तक रेट सेंसिटिव्स पे काफ़ी बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल डिमांड आउटलुक, उसको कोरिलेट करते हुए जब आप किसी सेक्टर में बात करते हैं तो वह है मेटल्स। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अनुराग जी, अगर किसी ने सिर्फ चार्ट्स पे ट्रेड किया हो तो वो मेटल्स में ट्रैप होगा, क्योंकि मेटल्स एक साइक्लिकल सेक्टर है। एक बार स्विंग चला तो ऊपर और उसके बाद कोलैप्स हुआ तो नीचे। बट ये बीता एक साल इतना ट्रबल रहा, मतलब अगर आपने एक टाइम फ्रेम पे एक आउटलुक लेके काम किया हो तो आप ट्रैप्ड हैं। स्टिल मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निफ्टी जो मेटल इंडेक्स है वो लगभग 3 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पर टिका हुआ है। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये एक ऐसा सेक्टर है जो 80% ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर्स दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कैच। उसका मेन रीजन ये है कि इसका जो पूरा प्राइसिंग साइकिल होता है वो इतना डिपेंडेंट होता है टू व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना से क्या डिमांड आ रहा है, चाइना के जो मेटल कंपनीज है वहां पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, क्या डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो रहा है। दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर जो इसको डिटरमाइन करता है कि प्राइस मूवमेंट क्या आएगा। आई विल से दैट हम लोग मेटल से अवॉइड कर रहे हैं, एंड इफ आई गो बैक इन माई हिस्ट्री, मैं हमेशा मेटल से थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। देयर हैव बीन सम पैचेस जहां पे हम लोगों ने मेटल में एक्सपोजर लिया है बिकॉज अपसाइड दिख रहा था, बट आज के दिन में अगर आप मेरे को पूछेंगे, आई एम नॉट सीइंग एनी मेजर अपसाइड इन द मेटल सेक्टर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर। डिमांड रिकवरी इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें चाइना बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
चाइना का अगर आप पीएमआई डेटा देखेंगे, चाइना का अगर मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि मेटल साइकिल कैन स्टार्ट मूविंग अप। तो डोमेस्टिकली हो सकता है इंडिया में हमारा मेटल डिमांड रहे बिकॉज हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डूइंग मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो बड़ा फैक्टर होता है जो चाइना इकोनॉमी है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि मेटल साइकिल इंटरनेशनली कैन स्टार्ट मूविंग अप। तो आई विल एज अ investor avoid the whole space as of now. It could be a short term bet but not a portfolio allocation. नॉट ए पोर्टफोलियो एलोकेशन स्पेस सेक्टर इस वक्त ये। अच्छा, मीनवाइल जब हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले जिक्र हुआ था कि भाई कार ट्रेड को देखिए एट डे हाई, ज़ोरदार मूव। उसके बाद हमने पेटीएम को देखा, पेटीएम लिखी आई आपकी स्क्रीन पर, एक बार ट्रेड करते हुए करीब करीब 772 पे। पेटीएम का ये लेवल याद रखिएगा अगस्त 2022 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर, एंड सेम इज द केस विद जोमेटो। जोमेटो स्क्रीन पे लेगा, ये 76 मई 2022 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। अनुज जी, आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि मेरा अगला प्रश्न कहाँ केंद्रित है और मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ। आपका व्यू न्यू एज स्टॉक्स पे। एक तर्कसंगत बात ये हो सकती है कहने वाली कि जब ये आईपीओ आए थे ये अनाप शनाप प्राइसिंग पे आए थे, अब बाजार की हकीकत मालूम चल गई है, बाजार ने इनको एग्जैक्टली हर कसौटी पे परख कर शायद पेटीएम पे 700 पे फोकस करना शुरू कर दिया है और जोमेटो पे इस प्राइस पे यानी 65-60 पे फोकस करना शुरू कर दिया है। क्या आप भी बिलोंग करते हैं इसी लॉबी पर और आपका व्यू इन स्टॉक्स पे, और अगर पिक करना हो, आई मीन फॉर इंस्टेंस कार ट्रेड एज वेल, क्या पिक करेंगे आप? So before giving my view, I'll just give a disclaimer that I don't personally own any of these stocks, but yes, in our portfolios in the PMS and AIF, we might be having these portfolio stocks. So out of जो भी आपने नाम बताया, out of all those names, मैं बोलूँगा हमारे पास जो है वो Zomato and Paytm है, and before coming to that, I'll give you the main factor. आज के दिन में इनमें attraction क्यों आ रहा है? पोस्ट आईपीओ व्हाट हैपेंड इज कि आपने जो बहुत परफेक्ट बोला कि इनका जो वैल्यूएशन था ऑब्सीन वैल्यूएशन था, एंड व्हेन दे गॉट लिस्टेड अनाप शनाप वैल्यूएशन था व्हिच वाज नॉट जस्टिफाइड बाय द लॉसेस व्हिच दे वर मेकिंग। बेसिकली वो प्राइवेट इक्विटी से पब्लिक मार्केट में आए थे, एंड जो प्राइवेट इक्विटी में जो अलाउड होता है वो पब्लिक मार्केट में अलाउड नहीं होता है। सो वो एक था कि द प्राइस करेक्शन हैपेंड। उसके बाद ऑल दीज कंपनीज, चाहे जोमेटो बोले, पेटीएम बोले, द कार ट्रेड, एनी ऑफ दोस कंपनीज बोले, उनको समझ में आ गया कि पब्लिक मार्केट में यू नीड कैश फ्लोज, पब्लिक मार्केट में यू नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पब्लिक मार्केट में यू नीड टू शो अ बॉटम लाइन। लास्ट 4 से 6 या 8 क्वार्टर में ऑल दीज मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज हैव बीन फोकसिंग ऑन दैट। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना कॉस्ट एफिशिएंसीज इंप्रूव कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे टारगेट कर रहे हैं। जोमेटो अगर देखें इन स्पेसिफिक, उनकी जो 3 वर्टिकल्स हैं, जो मेन वर्टिकल्स है, द फूड, हाइपर प्योर एंड ब्लिंकिट, ऑपरेशनली वो लोग अभी प्रॉफिट में आ गए इन द फूड बिजनेस। ब्लिंकिट उनका बड़ा लॉस सेगमेंट है। कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो इस क्वार्टर में उन लोगों ने कमेंट्री दिया है, उन लोगों ने बोला है कि नेक्स्ट 2 से 4 क्वार्टर में दे शुड बी ट्राइंग टू फोकस ऑन द ऑपरेशनल प्रॉफिट अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स। तो ये एक फोकस एरिया रहा है ऑफ ऑल दीज द न्यू एज कंपनीज की अपने को प्रॉफिट करना है, एंड वो मार्केट अभी देख रहा है कि अगर कल के दिन में पेटीएम, जोमेटो, पीबी फिनटेक, कार ट्रेड, ये लोग अगर प्रॉफिट करते हैं, उनका जो लार्ज कस्टमर बेस है, बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज होने वाला है। सो ये एक फैक्टर है जो धीमे धीमे मार्केट इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व। एंड अगर आप देखें जोमेटो आज के दिन में एज वी स्पीक, वो पहली बार अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर आया है। जब वो 160-70 से नीचे गिरा था 42 तक, आज पहली बार वो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर आया है। सो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। काफी सारे इन्वेस्टर्स जो लोग ने नीचे एंट्री किया या फिर जो लोग आईपीओ से अटके हुए, ये कंफर्ट जोन है कि नाउ यू आर अबव योर आईपीओ प्राइस। एंड आई वुड से अगले 2 से 4 क्वार्टर में मोस्ट ऑफ दीज न्यू एज कंपनीज शुड स्टार्ट गिविंग यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा ऑफ अ मेजर अपमूव इन दीज कंपनीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप अनुरुद्ध हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। एंड जोमेटो वाकई में 76 पर इस समय ट्रेड करता हुआ, व्हाट अ रिलीफ, राइट। लेकिन लॉसेस तो हुए हैं, अब देखते हैं उन लॉसेस की भरपाई कितनी करती है कंपनी और स्टॉक मार्केट में किस तरह के रिटर्न्स कमा कर देती है। इस बीच भारतीय बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ डे लो पर इस समय इंडेक्स आपको दिखाई देगा। 44,020 का लेवल, करीब 255 अंकों के नुकसान के साथ इस समय निफ्टी बैंक कर रहा है कारोबार। हमने कुछ ही देर पहले इसे 44,000 के नीचे फिसलते देखा था। अब 44,000 पर टिकने की कोशिश। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा।
18,640 तक के लेवल्स और 10 पॉइंट दूर हम दूरी बना रहे हैं जो डे लो अभी ब्रीच हुआ। तो तेजी से मार्केट अब नुकसान दिखा रहा है। सही समय है डीलिंग रूम का जायजा लेने का। तो अचानक सेल साइड की पोजीशंस आने लगी और सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड है याते। बिल्कुल। और देखिए आज मिड कैप मार्केट पहली बार आपको टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और पॉलिसी के बाद हमने देखा है कि मार्केट का जो सेल फ्लो है वो एक्सेलरेट हुआ है। मोर इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम्स भी आज कम दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अगर शेयर्स बेचने हैं तो सामने वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे हैं तो इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं, सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशंस एनालिस्ट मीट थी, कमेंट्री रेवेन्यूज को लेकर अच्छी थी, लेकिन मार्जिन्स पे जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया जो व्यू मैनेजमेंट ने दिया वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था और काफी सारे ब्रोकरेजेस ने टारगेट काटे, डाउनग्रेड किया स्टॉक। और डीलर्स की अगर आप माने तो स्टॉक पिछले काफी दिनों में 200-300 रुपए चल गया है और कहीं ना कहीं यहां आपको दिखाई देगा कि 15 से 20 रुपए की डाउनसाइड एसटीबीटी में मिल सकती है, ऐसा डीलर्स का मानना है। तो ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर और भी आना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 27% का इजाफा आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कॉनकॉर ये एक स्टॉक है जो ऐसे मार्केट में होल्ड आउट कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट 11% ऊपर और डीलिंग रूम्स के अगर आप माने तो पोजिशनली थोड़े ट्रेडिंग सेशंस में उनको लगता है स्टॉक शायद 700 क्रॉस करने की क्षमता रख सकता है और उसके ऊपर शायद 715 तक के भी लेवल्स दिखें। तो एक सेल एक बाय। सेल पे जैसे कि मैंने कहा टाटा कम्युनिकेशंस और कॉनकॉर डीलर्स को लगता है यहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो ये एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड साफ आपके लिए लेकर आए हैं। इनफैक्ट कॉनकॉर आज तो खिलाड़ी नंबर 1 में भी सजेस्ट किया था हमारे एक जानकार ने। टाटा कॉम पर आशीष चतुर्मोता, आपको भी क्या लग रहा है जो कंपनी कह रही है कि डेटा रेवेन्यू इनफैक्ट 2027 तक डबल करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अग्रेसिव टारगेट्स है? बिल्कुल, देखिए ये थीम काफी प्रॉमिसिंग है और हमारा मानना है कि जो डायरेक्शन में कंपनी बात कर रही है बिल्कुल एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बन रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो ये जो परफॉर्मेंस है ये प्राइस में भी दिखना शुरू हो चुका है। आज जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से है क्योंकि स्टॉक 1250 से ऑलमोस्ट 1500 हो गया था, पर मेरे हिसाब से डिप एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजीशन के लिए। इसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है बट मुझे काफी इंटरेस्टिंग ये प्ले लगता है और मेरा मानना है कि जो ऑल टाइम हाई स्टॉक ने बनाया था करीब जनवरी 2022 में जो कि 1600 रुपए के आसपास है, वो लेवल इवेंचुअली क्रॉस होते हुए टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक में नजर आएंगे। ओके, टाटा कम्युनिकेशन इस बीच निफ्टी 18,641 86 अंक नीचे 44,045 लोअर एज पे ये एक्सपायरी आने की पूरी उम्मीद है। बट निफ्टी आईटी 325 अंक नीचे। कल निफ्टी आईटी पर खास बातचीत करेंगे। आज हम याद रखिएगा इट्स थर्सडे और अगर ये भी क्लोज भी आया तो निफ्टी आईटी का क्लोज बहुत खराब होगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिखाई डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, एक बार मैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स को देखूंगा और उसके बाद बीटीएसटी ट्रेड्स को पिक करना शुरू करेंगे। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं निफ्टी आईटी को छोड़ दूं तो ये क्लोज अभी भी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो लोअर एज था उससे ऊपर ही है। लोअर एज था 1.63 करोड़ पुट खड़ी थी 18,600 पे, तो उसके तो ऊपर ही है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट हैं, कोई दिशा नहीं दिखा रहे हैं। मानस, आप ट्रेड कैरी करने में कंफर्टेबल हैं विद दिस क्लोज या फिर आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक रह के आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं और जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। डिक्सन पे खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। बीटीएसटी कॉल डिक्सन के फ्यूचर में लेंगे 3990 3990 के स्टॉप लॉस से 4150 के टारगेट सेट करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर एक बाय कॉल। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, बीटीएसटी के लिए अशोक लीलैंड खरीदने की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं कि आज के फॉलिंग मार्केट में भी ये स्टॉक काफी स्टेडी है और इनफैक्ट विद इन द ऑटो स्पेस क्योंकि एक रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रिसेंटली स्टॉक में बताया, तो एक कैचअप मूव स्टॉक में हो रहा है और ये कैचअप मूव हमें लग रहा है नियर टर्म में कंटिन्यू रहेगा। तो 150 के स्टॉप लॉस से 158 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे ये स्टॉक खरीदा जा सकता है। अशोक लेलैंड पर एक बाय कॉल इस समय। शिल्पा, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बीटीएसटी, एसटीबीटी? बीटीएसटी रहेगा। एस्ट्रल भी ऐसे फॉलिंग मार्केट में भी होल्ड कर रहा है, इनफैक्ट हाइस की तरफ ही है। तो अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 1945, तो यहाँ पे आपको लेना है, पार्टिसिपेट करना है। स्टॉप लॉस आपका 1910 का रहेगा, टारगेट स्टिल 1980। ओके, एस्ट्रल 1946 पे याद रखिएगा, ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा आज। एस्ट्रल एक बार चार्ट पे रखेंगे, मैं सही हूँ कि नहीं अपने तथ्य में। 1952 यस, ऑल टाइम हाई एस्ट्रल के लिए।
इंट्राडे में भले ही गया हो ये एक बार करीब करीब 1984 तक दिन था, सितंबर फर्स्ट वीक लास्ट ईयर, बट एज फार एज क्लोज इज कंसर्न ये अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर है। आशीष, आपके कैरी करेंगे कल के लिए? तो ये BTST ट्रेड नहीं, पर हमें काफी पसंद है और लास्ट वीक हमने 7400 पे टाटा एलेक्सी को कवर किया था वीरेंद्र, तब 8000 की बात की थी। आज ऑलमोस्ट 7947 पे आया है, पर मुझे लगता है जिस तरह का पैटर्न यहाँ उभर रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा प्रॉमिसिंग रहेगा। डिस्क्लेमर है कि स्टॉक पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं और मेरा मानना है 8600 तक की अपसाइड जल्द ही टाटा एलेक्सी के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। डाउन साइड में अब मेरा मानना है 7740 पे एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को नजर आएगा शॉर्ट टर्म में, और 7600 पोजिशनली मैं मानता हूं एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इन दो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं 8600 तक की अपसाइड टाटा एलेक्सी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 7855 आपके स्क्रीन पे आके ट्रेड करता हुआ आज आई थिंक स्टॉक्स इन न्यूज में सबसे पहला स्टॉक यही था और एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ 160 रुपए 162 रुपए की तेजी के साथ है। प्रशांत, आपके कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरू जी, मैं सिप्ला के साथ जाना चाहूंगा। मुझे ये पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है। एक एक्सपेक्टेड डिप आई हुई है विदाउट वॉल्यूम, 965 पे चल रहा है, 955 के नीचे तो हम 954 मार के चलेंगे। 954 स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ पोजिशनली वो करीबन 990 200 दिनों के एवरेज तक देख रहा हूँ, जो है यहाँ से स्टॉक अच्छा पिकअप ले सकता है। एक बाय कॉल गावा साहब, आपका ट्रेड रह गया, बताइए। मेरा ट्रेड है शॉर्ट, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ट्रेड करा है 1382 के आसपास, स्टॉप होगा 1396 का, डाउनसाइड ओपन है, 1360 का टारगेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए, एक मंदी का ट्रेड आता हुआ, और गावा साहब दरअसल मार्केट की पल्स को देखकर इस समय ट्रेड दे रहे हैं, क्योंकि डे लो पर ही क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। हम लग तो ऐसे रहा है कि 18600 भी टेस्ट कर ले, जिस तरह की सिचुएशन है। 18620 के लेवल्स आ चुके हैं वैसे स्क्रीन पर, 615 तो अभी अभी देखा था। 104 अंकों की गिरावट, और गिरावट दरअसल इंटेंसिफाई हो रही है और ये क्लोज फिर बिल्कुल ठीक नहीं मानना चाहिए। 326 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक 44,000 फिर से टेस्ट कर ये 43,956 के लेवल्स पर इस समय आ चुका है। 917 तक के लेवल्स देखने को मिले थे अभी अभी डे लो में, और मिड कैप्स जो हम अच्छी खासी तेजी कमा रहे थे कल, लाइफ हाइस पर पहुंचा था ये इंडेक्स भी, चल नहीं पाया, टिक नहीं पाया। 0.5% का नुकसान आपको देखने में कम लगेगा, लेकिन 200 पॉइंट देखते ही देखते इसने गवा दिए हैं। अच्छा, फटाफट से आपके लिए मैं डाउ फ्यूचर्स का हाल पढ़ देती हूँ। तो डाउ फ्यूचर्स में ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति उभर कर नहीं आ रही है जिससे ये संकेत लिया जाए कि भारतीय बाजारों में कमजोरी बढ़े। मैंने लास्ट कुछ देर पहले ही देखा था डाउ नैस्डैक का फ्यूचर्स या फिर प्री मार्केट का ट्रेड क्या बनता दिखाई दे रहा है। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, 6 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्लैट 1 पॉइंट ऊपर, S&P में 1 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड। ऐसे लग रहा है कि वहां पर तो छुट्टी वाला माहौल है, कोई इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है, और भारतीय बाजारों की परिस्थिति आज थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखाई दी है। जाते जाते SBI 588 के लेवल्स पर आ चुका है, 0.5% का प्रेशर यहाँ पर मैग्नीफाई होने लगा है। इंडसइंड बैंक 0.5% और बढ़कर गिरकर 0.74% के नुकसान पर। HDFC बैंक में भी प्रेशर बढ़ता हुआ। ICICI, कोटक तो खराब स्थिति में था ही, कोटक अब 1900 के नीचे। हम आपको याद होगा पिछले हफ्ते वो सपने देख रहे थे कि काश कोटक वाकई में फ्यूचर्स में और कैश में ऊपर 2000 के टिक जाए, लेकिन वो हो ही नहीं पाया है, और आज 1900 के नीचे जाता हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक। रुचित, कोटक में क्या अग्रेसिव शॉर्ट बनता है या रहने दे? आई थिंक ऑलरेडी स्टॉक लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में करेक्ट हो चुका है, और स्टॉक के जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो लगभग 1864 के आसपास आ रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फ्रेश शॉर्ट बनाने के लिए इतने फेवरेबल नहीं है, वरना अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है अगर ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया हुआ है तो 1864 के टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। 64 तक जा सकता है काउंटर, तो शॉर्ट किया हुआ है तो कैरी कीजिए, नया शॉर्ट ना करे। लेकिन कोटक में यही हुआ है कि नहीं टूटेगा, चल सकता है, लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन नहीं ली, लेकिन जिन्होंने ली उनके हाथ पैसा बनता हुआ दिखाई दिया। SBI पर 600 का कॉल अभी होल्ड करना ठीक है या फिर एग्जिट कर लें उसमें से? शिल्पा, मेजर कट्स आ गए हैं स्टॉक में अचानक।
जी हर्षिता जी, आई बिलीव होल्ड करना चाहिए। मैं अभी वही चेक कर रही थी। मुझे ट्रेंड में कुछ इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है जस्ट एक्सपायरी प्ले है जिसकी वजह से ऐसा एक मूवमेंट है। आई बिलीव कल तक वी शुड सी अगेन 596 598 जोन्स इन SBI। फॉर अ पुल बैक कल के सत्र में एक्सपायरी का मैं इनफैक्ट वाकई में भूल गई थी कि आज गुरुवार है, वीकली एक्सपायरी का सत्र, और क्लियरली वो प्रेशर थोड़ा सा मैग्नीफाई होता हुआ मिड कैप्स में भी वो प्रेशर इनफैक्ट आ चुका है। तो अब तक हमने क्या देखा था, 2:1 1:1 का रेशियो, लेकिन आज 1:2 हो गया है। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा हो गई है बढ़ने वालों की तुलना में। वीरू, ये तो फिर एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा क्या कहते हैं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दे आज के इस सो कॉल्ड कोलैप्स को। एग्जैक्टली हर्षदा, देखिए हर्षदा, अभी तक शॉर्टिंग का मेरा कोई व्यू नहीं है, ठीक है, मेरा शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं है, क्योंकि अभी भी निफ्टी बैंक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर काफ़ी है। एग्जैक्टली जो दूसरी चीज़ आपने कही ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट, क्यों एक्सपायरी के दिन अमूमन ऐसा होता है, लेकिन रिस्क हर्षदा अगर इस बाजार में कुछ है जो हमारे निफ्टी के स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकता है, मैं मतलब 2:10 पे भी वो अलर्ट किया था, मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर एक्सपायरी सेटअप कुछ बिगाड़ेगा तो वो बिगाड़ेगा निफ्टी आईटी। हर्षदा, निफ्टी आईटी एक खराब क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 28,573, जब सेकेंड टाइम आप उस रिजेक्टेड ट्रेजेक्टरी में जाएं जो आज से 2 दिन पहले की थी। आप देखिए हर्षदा, प्राइस कहां पर आया है, वो जहां से 2 दिन पहले पुल बैक आ गया था। दैट मीन्स अब हम सारे एवरेजेस के नीचे हैं। मेरे ख्याल से हर्षदा, निफ्टी और निफ्टी बैंक में भी कोई दिक्कत की नहीं, कल भी शायद अगर बाजार ठीक ठाक हुआ तो मैं बाई करूंगा, बट निफ्टी आईटी एक खराब क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, बहुत खराब क्लोज की तरफ है। मानस, मैं एक बार अगर आपसे कहूं कि लार्ज कैप आईटी में अगर कोई पुट ऑप्शन सिक्योर करना हो तो कौन सा आप सिक्योर करेंगे? देखिए, अगर सब स्टॉक देखें तो टेक महिंद्रा काफी वीक लग रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं। 20 डे, 200 डे, 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज, उन सब के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर पुट ऑप्शन में एक ट्रेड लेना होगा तो टेक महिंद्रा के पुट ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। 1070 वाला पुट ऑप्शन 23 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 17 रुपए के स्टॉप लॉस से 35 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, टेक महिंद्रा यहाँ पे एक रिस्की एसेट बनता हुआ इस वक्त, और वाकई टेक महिंद्रा की कैंडल बहुत वाइल्ड है आज। मीनवाइल डिक्सन 3% ऊपर, 4056 इस दौर का स्टार परफॉर्मर। मुझे याद है, आई मीन अर्निंग्स पे हम इसकी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से दिन था 17-18 मई की बात है वो, और उसी दिन अर्निंग्स के बाद इसमें एक मूव आया, क्या गजब का क्लोज। उस दिन प्राइस था करीब 3035 का, और अब आपकी स्क्रीन पे करीब 4054 पे ट्रेड करता हुआ। एमसीएक्स एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, ये आज कॉल भी थी सुबह सुबह सचिन जी की। और एनटीपीसी का ये क्लोज, मेरे ख्याल से शायद मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, बट याद रखिएगा ये लगभग अगर मैं एक्यूरेटली बताऊं आपको तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1.3 डेकेड्स, यानी करीब 13 साल की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है एनटीपीसी के लिए। वेल एंड गुड। एचएएल आपकी स्क्रीन पे एक और स्टॉक जो कि अपने करियर का हाईएस्ट लेवल छू रहा है, दैट्स एचएएल 3512। याद रखिएगा, सरकारी कंपनियों के खेमे एनटीपीसी 13 साल के हाई पे, एचएएल एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद आप लेके आइए पावर ग्रिड, आपकी स्क्रीन पे आएगा 1.25% ऊपर, ये भी ऑलमोस्ट इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज होता हुआ। तो सरकारी कंपनियों के खेमे में 4-5 ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं। लुक एट ओएनजीसी, आपकी स्क्रीन पे आएगा 156.50, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं बट स्टिल आज की गेनर्स की लिस्ट में अपीयर हो रहा है। और एलएनटी को लेकर आइए 1% ऊपर। एलएनटी ने बड़ा अच्छा डैमेज कंट्रोल किया पिछले 3-4 सेशन में, मतलब वो जो पोस्ट अर्निंग डिप्स था उसके बाद जो 2250 से 2190 के आसपास बेस बनाया, वहां से इसने इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग इजेक्ट किया 2347। और एक बार आप एक स्टॉक और लेके आइएगा, एल्केम। शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, ये एल्केम 3455, ये भी अपना वो 15 मई से लेकर अब तक का सारा सप्लाई जोन पार कर चुका है। क्या यहाँ पर एक अच्छे स्विंग की, हायर स्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? वीरेंद्र जी, जब तक ये 3400 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये टुवर्ड्स 3650 3700 जोन्स की तरफ अप्रोच करेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अगेन बहुत फेवरेबल है। आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड डाउन साइड है, आपको एक रिस्क लेना भी है तो यहाँ पे ही लेना चाहिए। टारगेट्स बहुत यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो 3400 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 3800 तक का स्टॉप लॉस, लेकिन 3800 तक का स्विंग यहाँ पे पॉसिबल है।
एक बार जरा मार्केट ब्रेथ लेके आएंगे डायरेक्टर साहब, मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है? मैं अगर इस क्लोजिंग में मार्केट ब्रेथ को देखूं तो ओआई के लिहाज से जहां पे सबसे ज़्यादा मतलब ओआई एडिशंस हुए हैं वो है एक तो टेलीकॉम 8.7% ऑन द शॉर्ट साइड, यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, आइडिया, इंडस टावर, सब में आज अच्छी खासी शॉर्टिंग हुई है। मैं टेक्नोलॉजी स्पेस को देख रहा था, टेक्नोलॉजी में याद रखिएगा आज सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग अगर किसी स्टॉक में हुई है दैट्स विप्रो 10%, टेक महिंद्रा 12.5% और साथ ही साथ एम्फेसिस। मिड कैप आईटी में आज बहुत डैमेज हुआ है, याद रखिएगा। एवरेजेस जिसे कहते हैं ना, एवरेजेस से बिहेवियर आज मिड कैप आईटी का काफ़ी खराब था। लॉन्ग हार्डली आई थिंक 14। आज सुबह से एक चीज़ थी कि बहुत तेजी की गुंजाइश स्टॉक स्पेसिफिक नहीं रही, लेकिन जहां रही वो बहुत शानदार रही। इक्का दुक्का थे लेकिन थे अच्छे। डिक्सन ऑल टाइम हाई, एनटीपीसी 13 ईयर हाई, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचएएल, पावर ग्रिड सब में काफी अच्छा खासा मूव था। एमसीएक्स में शॉर्ट कवरिंग थी, टाटा पावर में शॉर्ट कवरिंग थी, भारत फौज में शॉर्ट कवरिंग थी, आईसीआईसी प्रू और ओएनजीसी इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। शॉर्टिंग कहां पे हुई आइए देखते हैं। ये आंकड़ा क्या कह रहा है? 81। आई मीन सुबह सुबह जब मैं आंकड़े को देखा था 75 शॉर्टिंग का स्टैट्स थे, बट अब करीब 81 है। एचपीसीएल आज जैसे कि हम सुबह बातचीत कर रहे थे कि तेल के दाम जो है वो कटौती की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों पे भारी पड़ी। ग्रासिम एक अच्छे मूव के बाद प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इंडिया सीमेंट्स कुछ ऐसे ही हाल था, क्योंकि पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस याद रखिएगा लास्ट 2-3 सेशंस में काफी भागा था। सन टीबी, सन फार्मा आज बैकफुट पे आए, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। शॉर्ट बिल्डअप में आईएक्स, वोडाफोन आइडिया, इंडियन होटल्स, नवीन फ्लोरिंग, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक आज एक कल्प्रिट रहा। हालांकि देखिए क्लोज अच्छा है, बहुत कोई बुरा नहीं है। आई मीन बैंक निफ्टी वेल एट 44,000, निफ्टी 18,643। बस ये है कि आज इवेंट था, इवेंट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो लाजमी थी और वो आई भी, बट निफ्टी आईटी एक खराब क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। एक स्टॉक और लेके आइए जो मैं आखिरी में मेंशन करूं, उससे पहले कि मैं हर्षदा के पास जाऊं। एक बार आप हिंद यूनिवर यानी हिंदुस्तान यूनिवर लेके आइएगा 2675 पे। आज इसने भी डिसअपॉइंट किया। कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ा था ये स्टॉक, बट आज बैकफुट पे आया, डिसाइसिवली बैकफुट पे आया। 10 डे के नीचे स्लिप हुआ और करीब आप समझ लीजिएगा कि 26 मई के बाद यानी लास्ट सीरीज के एक्सपायर होने के वक्त जो वॉलेटिलिटी बाजार में थी, जब रोल ओवर्स हो रहे थे, उस दिन इसने 10 डे को रीगेन किया। 26 मई के बाद आज पहली बार 10 डे को इस स्टॉक ने सरेंडर किया क्लोजिंग बेसिस पे। चलिए अब इस क्लोजिंग को देखने के लिए चलते हैं। हर्षदा के पास थोड़ी सी संभल गई है ये क्लोजिंग 18,646 पर और 44,000 के ऊपर निफ्टी बैंक। हर्षदा ओवर टू यू। जी हाँ, 44,000 संभालने की पूरी कोशिश में लगा था बाजार पिछले आधे घंटे में और संभल ही गया आखिरी 2 मिनटों में। 18,700 को हालांकि हम होल्ड नहीं कर पाए हैं, 18,647 के आसपास इस समय ट्रेड। लेकिन मिड कैप जो पूरी तरह से कमांड में थे, फॉर्म में थे, वहां पर आज हमारे खिलाड़ी थोड़े से लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए। 172 अंकों के प्रेशर में ये इंडेक्स क्लोज होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए कुछ अब खास स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। एक तो आज का जो बड़ा कमेंट्री अच्छी, लेकिन स्टॉक चला नहीं। टाटा कम्युनिकेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा क्योंकि मैनेजमेंट ने इनफैक्ट कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिया कि 2027 तक इनका डेटा रेवेन्यू डबल हो जाएगा। लेकिन ब्रोकरेजेस को लग रहा है बहुत ही अग्रेसिव है, 19% CAGR ग्रोथ दिखा ही नहीं पाएगी कंपनी, इसीलिए आज थोड़ी सी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी हैं। पीबी फिनटेक पर बैंक ऑफ अमेरिका या फिर बोफा सिक्योरिटीज रादर जिसे हम कहते हैं, उसने कहा कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, टारगेट कट आया है 2.5% का नुकसान। लेकिन इस गिरते बाजार में जोमेटो के लिए अच्छा दिन, 76 के आसपास क्या क्लोज हो रहा है ये वो देख लेते हैं क्योंकि 76 ही इसका इशू प्राइस था, तो उससे 10 पैसे चूक गया। 75.50 तक के लेवल्स, 1.5% की तेजी जोमेटो में। पेटीएम आज का बड़ा मूवर है जहां पर इसका टारगेट अपग्रेड किया है बोफा ने और 855 का आया, तो 6% के गेन्स इधर बनते दिखाई दिए। फ्लैट था नायका लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आ रहा था। बैंकों में सबसे ज्यादा प्रेशर, कोटक सबसे बड़ा कल्प्रिट था आज सेल साइड की तरफ, तो वहां पर खासा दबाव। इनफैक्ट वो हीट मैप में आगे देखेंगे। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज देखिए, एमसीएक्स देखिए, ये वो कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा है गिरते बाजार में आउट परफॉर्मेंस और अच्छी तेजी। 4% ऊपर डिक्सन टेक आज, और एमसीएक्स में भी हमने देखा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी, वो भी विनिंग साइड पर था, करीब 2.5% तक के गेंस इसने भी अपने नाम किए। चलिए अब आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे जहां पर आपको साफ दिखेगा कल जैसी स्थिति थी, पूरी स्क्रीन हरी थी, एक लाइन लाल में थी। आज सिचुएशन पूरी पलट गई है, लेकिन आज सिर्फ 2 लाइनें हरी में है, बाकी पूरा बाजार लाल में। तो दबाव में देखिए ग्रासिम
और सीमेंट कंपनियों में प्रेशर, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सब में दबाव देखने को मिला। ग्रासिम लूजिंग विकेट पर, कोटक 1900 के नीचे फिसलता हुआ, टाटा कंज्यूमर हो, टेक महिंद्रा हो, अपोलो हॉस्पिटल्स, M&M, TCS जैसे काउंटर्स, ऑटो में टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स सब में दबाव रहा, आयशा में दबाव रहा और बैंकों में खासा प्रेशर। कोटक के साथ साथ एक्सिस 961 पर टिकता हुआ, ऊपरी लेवल से इंफोसिस जैसे काउंटर्स, TCS जैसे काउंटर्स में दबाव बना। ICICI बैंक बंद होते होते नेगेटिव टेरिटरी में आ गया। NTPC तेजी में रहा, 180 to 83 के आसपास 3% के गेन्स। JSW स्टील में 3% का इजाफा। ONGC में तेजी रही, लेकिन बाकी बाजार आप देखिए आज थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। सब कुछ एज पर स्क्रिप्ट ही हुआ है क्रेडिट पॉलिसी में, लेकिन बाजार ऊपरी लेवल से दबाव में। चले देखते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने क्या आइडेंटिफाई किया, उनके टॉप परफॉर्मर्स कौन से थे। PTC, एथर, स्नोमैन और जिंदल पॉली, ये सारे देखिए मिड कैप्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दी, तो ये सभी तेजी वाले कैंडिडेट्स जो आशीष ने आज आइडेंटिफाई किए थे आपके लिए। नीरज ने भी तेजी वाले स्टॉक्स ही पकड़े। लेमन ट्री सिर्फ 0.5% चला, देवयानी 0.5% ही चला। टीटागढ़ और हत्सुन में हमने देखा थोड़ा बहुत रिटर्न बेहतर आता हुआ दिखाई दिया। तो ये है आज का दिन जहां पर क्लोज जो आया है, अब फाइनली करीब 18,634 पर जाकर गाड़ी रुकती हुई 18,700 के नीचे, और एडजस्टेड फिगर तो आपको 44,000 से 5 पॉइंट नीचे 43,995 दिख रहा है स्क्रीन पर भी। जैम क्लोज थोड़ा सा खराब है, लेकिन याद रखिएगा अभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के ऊपर हाँ एक्सपायरी इंपैक्ट था और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से, लेकिन कल का दिन यकीन मानिए काफ़ी क्रिटिकल है। हम कौन से आई थिंक जोन में जाएंगे, ट्रेड करेंगे, कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण। 18,600 के ऊपर स्ट्रेंथ रहेगी और बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर। कल फिर इस पैनल की सुबह मॉर्निंग में 6:57 पर आपसे मुलाकात होगी। मैं नीरज और आशीष मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।